So a very good afternoon everyone. Let us start with a new subject today. ठीक है, which is totally new to you. ये subject आपने कहीं पे भी पहले नहीं पढ़ा होगा. Operation Management. The entire subject is OM and SM. प्यार से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? OM, SM. जनरली ऐसा इंस्टीट्यूट के मैट में बोला है कि OM 70 मार्क्स के और SM 30. बट लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक. बोलने को इन लोग 70 लिखता है, बट एग्जाम में अभी मैं अगर बताऊं लास्ट दो टर्म से जो ट्रेंड चल रहा है, 2-3 टर्म से, एसएम से आई गेस खाली 10 या 15 मार्क्स का आता है, बाकी पूरा ओएम. समझ में आ रहा है? तो ये आपको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? सुनो, अच्छा लगना चाहिए बिकॉज आई एम टेलिंग यू ओएम है क्या. बाय द वे, सबसे पहले मैं आपको आज सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दूंगी. हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि ये सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा चैप्टर है, सब्जेक्ट है क्या एक्चुअल में, जिससे यू विल गेट एन आइडिया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं और ये ओएम इंस्टीट्यूट ने सब्जेक्ट डाला ही क्यों है. ठीक है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट. ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है किसके बारे में बात करता है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों. यानी अगर कुछ बच्चों को लग रहा होगा ये पूरा प्रैक्टिकल है, यू आर रॉन्ग. बोलने को इसको लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बोलते हैं, बट इससे थ्योरी भी इक्वली आता है एग्जाम में. तो मैम आप क्या बोल रहे हो, हम लोग थ्योरी भी लर्न करके जाएंगे क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में? हाँ, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, एग्जाम में आता भी है. तो आप इसको ये मत सोचना खाली प्रैक्टिकल कर लिए तो हो गया. प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी हम लोग दोनों अच्छे से करेंगे. एंड मेरा जो मानना है वो ये है कि थ्योरी मैं लास्ट के लिए नहीं रखती हूँ कि लास्ट में यार बहुत बोरिंग हो जाता है एक संग फिर इतना सारा चैप्टर थ्योरी ना, बच्चे लोग उसको अवॉइड करते हैं. और आधा जन तो जो अभी फेस टू फेस आ रहे हैं उन लोग गायब ही हो जाएगा. प्रैक्टिकल बहुत जोर शोर से करेगा, फिर थ्योरी में गायब. तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए. तो जैसे जैसे मैं जो जो चैप्टर करवाऊंगी ना, साथ साथ जो भी चैप्टर का थ्योरी है हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, करते हुए चले जाएंगे, ताकि थ्योरी भी हो जाए प्रैक्टिकल भी हो जाए. ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर करेंगे हर क्लास में, सम थ्योरी सम प्रैक्टिकल. इनफैक्ट मैं आपको बता रही हूं कि जो प्रैक्टिकल पार्ट्स है ना, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड है? थ्योरी. अगर आपको थ्योरी आता है प्रैक्टिकल आ जाएगा, प्रैक्टिकल आता है थ्योरी लिख पाओगे. तो दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड. तो ओएम का क्लासेस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, प्रोवाइडेड कि आपका एनर्जी लेवल एकदम हाई रहना चाहिए. ठीक है, क्लासेस मिस नहीं करना है. क्लासेस मिस करोगे सिंक टूटेगा. अब जैसे आप मान लो आज का क्लास भोजन कोई नहीं कर रहा होगा, अब नेक्स्ट क्लास में आके बैठ जाएगा तो नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि सारे क्लासेस क्या है? रिलेटेड. एटलीस्ट मतलब हर एक चैप्टर को पूरा करने के लिए हमें लगभग 7 से 8 क्लास तो लग रहा है ना. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस. ठीक है, तो मेरे को ये प्रॉमिस करो, आज मेरा पहला क्लास है तुम लोग के संग, ये प्रॉमिस करो कि आप जो है मेरे को धोखा नहीं दोगे. समझ में आ रहा है? जब तक कुछ मेजर चीज ना हो जाए आप क्लासेस एब्सेंट नहीं करोगे. ठीक है, चाहे जो बच्चा आंधी तूफान आ जाए, अगर मैं आ रही हूं तो मतलब आप भी आ ही सकते हो ना. अगर मैं आ गई तो आप भी तो आ सकते हो. समझ में आ रहा है? अगर ऐसा आंधी तूफान है कि अलग बात है, पूरा सेटिंग ही उड़ गया, समझ में आ रहा है, तब अलग बात है, तब तो क्लास नहीं कंडक्ट होगा. ठीक है, फिर भी जो फेस टू फेस है ना, चाहे तो उन लोग के लिए मैं करवा सकती हूँ, बट हम लोग को तो दोनों को केटर करना है. लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे के संग फिर ना इंसाफी हो जाएगा. ठीक है, तो लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे, आप लोग से भी विनती है कि अपना वीडियो ऑन रखा करिए. नहीं तो देखो, आपको पता है ना, कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस. अगर आप मेरे से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो फिर मैं भी नहीं करूंगी. समझ में आ रहा है? तो आप लोग को भी क्या एक्टिव रखना है, रहना है, और मेरे को भी एक्टिव रखवाना है आपको. हाँ, स्वागत आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, डोंट वरी. एवरीथिंग विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, 0th लेवल. ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जो मेरे से पहले कभी कुछ पढ़ा है, चाहे फाउंडेशन में पढ़े हो? वेरी गुड. तो इन लोग को पता होगा कि पढ़ाने का स्टाइल कैसा है. ठीक है, कौन कौन एक बार हाथ उठाओ फिर से. ओके ओके ओके. हाँ, तभी मेरे को इसका फेस तो बहुत ज्यादा मतलब देखा देखा हुआ लग रहा है, तुम्हारा भी बहुत देखा हुआ लग रहा है. ओके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं. वेरी गुड. और इसके पहले कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो लाइफ फ्रॉम होम वाला बैच करा था ओएम का और फिर से दोबारा कर रहा है? कार्तिक, ओके ओके, ठीक है. हाँ कार्तिक, मेरे को याद है तुम्हारा चरण स्पर्श, गॉड ब्लेस यू. चलो हाथ नीचे कर लो. अरे हर क्लास में बोलता था, पता है. चलो, सबको बोलता है, तुम लोग को भी बोल देता है क्या? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जोक सपाट, लेट अस स्टार्ट. रूल्स क्या है? कोई गेम नहीं है, बट गेम जैसा ही है. मैं आपको बता रही हूँ, ओएम सब्जेक्ट पूरा गेम जैसा है, बहुत मजा आने वाला है. गेम्स वगैरह खेलना अच्छा लगता है? मैथ्स में सुडोकू वगैरह खेलते हो? तो आए दिन आप देखोगे हर एक चैप्टर में ना मैं कुछ रूल समझाऊंगी और वो रूल्स आपको अप्लाई करके गेम सॉल्व करना है. दैट्स इट.
ये मतलब ये पूरा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैथ्स आना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, बोलेंगे अरे यार मैथ्स है क्या, मैथ्स तो फाउंडेशन में जैसे तैसे हम लोग करके आए, फिर मैम बोल रही है इंटर में भी मैथ्स है। ये मैथ्स नहीं है बट गेम जैसा है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये गेम का अगर रूल समझ जाओगे तो गेम इजी लगेगा। और गेम का रूल अच्छे से समझोगे कैसे, जब मैं अच्छे से समझाऊंगी। तो आपको क्या टेंशन लेना, आप बस गेम खेलना, बाकी तो रूल समझाना सब समझाना मेरे ऊपर है, आपको बस खाली बैठ जाना है गेम खेलने के लिए, ठीक है। तो बहुत मजा आने वाले सब्जेक्ट में, लेट मी टेल यू, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इनफैक्ट ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्कोरिंग होने वाला है अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। ट्रस्ट मी, इन दिस पेपर स्टूडेंट्स कैन गेट 90+, दैट शुड बी योर टारगेट। दिस पेपर विल बी योर सेवियर। जहां उस समय आप दूसरे पेपर से उलझे हुए हो, बहुत ज्यादा लग रहा है नहीं ये हार्ड है वो हार्ड है, पेपर डिफिकल्ट आ गया, बट ये पेपर ऐसा डिफिकल्ट आने के बाद भी अगर आपको आता है ना तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। यानी ये पेपर ऐसा है, या तो आर या तो पार, या तो एकदम ही समझ में आ रहा है। अगर आप नहीं समझ रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है पार्ट मार्किंग मिलेगा आधा करके आ गए। या तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करके आओगे, पूरा ही एकदम फेल होकर आओगे, 20-25 लाओगे पेपर में, या तो सीधा आप क्या लोगे, छप्पड़ फाड़ के मार्क्स। और आप क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपका क्या आने वाला है, छप्पड़ फाड़ के। समझ में आ रहा है। यानी हमारा टारगेट है, मैंने तो 90+ बोला है, बट मैं आपको बता रही हूँ अगर एक एवरेज से एवरेज भी बच्चा है जो सिर्फ क्लासेस कर रहा है तो उसका 80 तो आना ही है। और अगर आपकी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आएगा तो इस पेपर में 90+ भी लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो मैं आपको इस पेपर में एग्जामिशन लाने नहीं बोल रही हूँ, वो सबका आएगा 60+। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 80 और 90 स्कोर करने का। टोटल 7 चैप्टर्स आर देयर। ओएम में कितना चैप्टर है, 7 चैप्टर, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट का मैट मैंने खोला है। अच्छा, एक कंफ्यूजन बच्चों को और होता है कि मैम आप अपना मैट दोगे क्या, वेबसाइट में तो नहीं दिखा रहे, वेबसाइट में अपडेट नहीं किया गया है, बट आपको ओएम का मेरा मैट मिलेगा। समझ में आ रहा है, एकदम ब्रांड न्यू नया वाला जो मैट है वो आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। कब मिलेगा, मे बी अभी जो है ना प्रिंटिंग वगैरह हो रहा है तो माइट भी नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा उसका। फिर भी मैंने आपको जो आज हम लोग करेंगे आप देखोगे उसका मैंने आपको हार्ड कॉपी निकाल के दे दिया, प्रिंट आउट, ठीक है। तो ओएम का मैट आपको बिल्कुल मिलेगा। तो अब ये दिमाग में से निकाल देना कि ओएम का मैट है कि नहीं है, पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा, कब मिलेगा, जब बनकर आ जाएगा। कब बनेगा, ऑब्वियसली आपके एग्जाम्स के पहले 1-2 हफ्ते में अभी बन जाएगा, 1 हफ्ता, गिव मी 1 वीक्स टाइम, ओके, यू विल गेट द मैट। मेरी तरफ से सारा काम हो चुका है, ओनली द प्रिंटिंग डिपार्टमेंट को जितना टाइम लगेगा दे विल टेक इट एंड देन दे विल इशू द मैट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द मैट। और लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चों को भी मैट मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है, वो तो कोरियर डिपार्टमेंट डिस्पैच करेगा ना, तो कोरियर डिपार्टमेंट का जो स्पीड है उसके स्पीड के हिसाब से आपको मैट मिलेगा। लेकिन कोलकाता के जो बच्चे हैं जो फेस टू फेस कर रहे हैं उन्हें थोड़ा मैट जल्दी मिलेगा, क्योंकि उन लोग डायरेक्टली यहीं से ले लेंगे आकर। तो ये थोड़ा एडवांटेज हो जाता है फेस टू फेस वाले बच्चों का, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, सब सॉफ्ट कॉपी जो है मैं आपको देती रहूंगी, ठीक है। लाइफ फ्रॉम होम वाले बच्चे टेंशन नहीं लेने का, समझ में आ रहा है, सॉफ्ट कॉपी सब जो है मैट का देते रहेंगे। कॉलम लैपटॉप। अब ध्यान से सुनना, टोटल कितना 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 चैप्टर्स है मेरे को बताओ फटाफट, वेरी क्विकली, कितना है बताओ, 7। ये देखो ये रहा 7 चैप्टर। लिखना विखना कुछ नहीं है अभी, जब लिखना होगा सब हम बताएंगे, और पूरा ओएम में लिखना ही है, बिना लिखे नहीं होगा। तो एवरी क्लास मेक इट अ हैबिट, कॉपी लेकर आना है, पेन लेकर आना है, कैलकुलेटर लेके आना, और स्पीड एकदम जबरदस्त होना चाहिए, है ना। राइटिंग स्पीड अच्छा है ना, लॉ वगैरह किए होगे सर से तो राइटिंग स्पीड तो अच्छा होगा ही, पता ही है, स्पीड ऑफ राइटिंग तुम लोग का इंप्रूव हो गया होगा, हाँ ठीक है। चलो ये चीज का मेरे को एडवांटेज मिल जाता है जब ग्रुप 2 पढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनना, अब कार्तिक बोल रहे कोलकाता आ जाएंगे मैट लेने, बताओ फ्लाइट का भाड़ा लगाकर जितना मैट लेने के लिए आएगा उतना तो कोर्स फीस ही नहीं है इसका ओएम का, ठीक है। ठीक है कार्तिक आ जाना, तुम आओ फ्लाइट पकड़ के, मैट फ्री में मैं तुमको दूंगी, समझ में आ रहा, आओ। अच्छा मैट तो वैसे भी वो तो ले ही चुका है ना, फ्री और क्या। इधर आओ, टोटल कितना चैप्टर है मेरे को बताओ, 7। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ। देख रहे हो चैप्टर नंबर 1 क्या, ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, 4 से 5 पेज का थ्योरी है, पूरा बता रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वही सब गुड्स बनाना, सर्विसेज क्रिएट करना। अब गुड्स कौन बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बना रहा है, उसके लिए उसको क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यही सबको वो कैसे मैनेज कर रहा है, कैपेसिटी प्लानिंग कैसे कर रहा है, ठीक है। फिर क्या क्या इंप्रूवमेंट आया ऑपरेशन मैनेजमेंट में, रीसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है। हैव यू हर्ड अबाउट जिट, जस्ट इन टाइम,
सुना है इसके बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट ईआरपी सॉफ्टवेयर? तो ये सब बोल रहे हैं, नया नया चेंजेस आते जा रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो ये सब थ्योरी भर भर के किस में पढ़ोगे? चैप्टर 1 में। मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद बोल रहा हूँ ऑपरेशन मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑपरेशन मतलब आप समझ रहे हो क्या हुआ? क्या? रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में। कैसे कन्वर्ट करना? लेबर को लगाकर, मशीन को लगाकर। उन लोग किसको कन्वर्ट करता है? रॉ मटेरियल को। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट। क्यों कन्वर्ट कर रहा है? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? रेवेन्यू जनरेशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये सब के बारे में कहां पे दिया हुआ है बताओ? चैप्टर 1 में। अब इसको बच्चा लोग थ्योरी बोलकर दुत्कार देता है, थ्योरी लास्ट में पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा है? 8 से 10 मार्क्स का आ रहा है इस चैप्टर से। 4 या 5 पेज का चैप्टर है, 8 to 10 मार्क्स कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर। सो इज इट इंपॉर्टेंट? तुम बताओ मेरे को, 8 से 10 मार्क्स तुम्हारे लिए मायने रखता है? तो इंपॉर्टेंट है ना। पहले का अगर बात करें तो 4 से 5 मार्क्स का आता था, तब ठीक है लास्ट में करेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी जो है ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है इसमें, पूरा का पूरा क्या है? थ्योरी। आपके पास मैट है क्या? एक काम करो, कॉपी निकालो, लिखो चैप्टर 1 थ्योरेटिकल, हेडिंग दो ऑपरेशन मैनेजमेंट। 70 to 85 मार्क्स लिख लो, ठीक है? 70 मार्क्स इसलिए क्योंकि बुक में लिखा हुआ है, बट एक्चुअली अभी इससे यही ट्रेंड है, 80 मार्क्स का तो आता ही आता है। राइट डाउन, गिव द हेडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट। लिखो ऑपरेशन मैनेजमेंट, उसको चेंज करो, वहां 4 to 5 लिखा हुआ है, आप चेक करो। वो पुराना बैच का है ना, तब तक 4 से 5 ही मार्क्स का आता था, अभी उसको चेंज करके 8 to 10 करो। और पुराना वाला कॉपी लेके मत बैठो, लिखना तो पड़ेगा ही। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है, मेरे को लगा पूरा बैच किया हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो लिख लो 8 to 10 मार्क्स। लिखा चैप्टर 1 8 to 10 मार्क्स, और क्या लिखा? थ्योरेटिकल। थ्योरी भी लिख लो, पूरा थ्योरी है। डिड यू राइट चैप्टर 1 डैश थ्योरेटिकल डैश 8 to 10 मार्क्स? चैप्टर 1 का नाम नहीं भी लिखोगे चलेगा, बस चैप्टर 1 लिख के छोड़ दो। चैप्टर 1 आपके सब्जेक्ट का ही तो नाम है, ओएम इंट्रो। लिखा यहां तक? फिर लिखो चैप्टर 2 जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2, राइट ऑन चैप्टर 2। चैप्टर 2 लिखो। चैप्टर 2 अगेन 10 to 12 मार्क्स। सो इज इट इंपॉर्टेंट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल दी चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। छोटा सा सिलेबस है, 7 चैप्टर्स है। मैंने बोला आप क्या चैप्टर छोड़ के भी जाओगे? अब 7 में से एक सारा ही करके जाना है, यहाँ कोई सिलेक्टिव या स्मार्ट स्टडी नहीं करना है। ऑल वी हैव टू स्टडी, ठीक है? और सब स्टडी करवाने की जिम्मेदारी मेरा, तुम्हारा नहीं, मेरा। तुमको बस क्लास में आकर बैठ जाना है और जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करना है, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। समझ में आ रहा है? आई नीड योर सपोर्ट एंड ट्रस्ट, नथिंग एल्स। क्लियर? चैप्टर 1 लिखा थ्योरेटिकल, चैप्टर 2 में लिखो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। मोस्टली प्रैक्टिकल, आई विल से मोस्टली प्रैक्टिकल, बट थ्योरी भी आता है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल 10 to 12 मार्क्स। ऑपरेशंस प्लानिंग 10 to 12 मार्क्स, 10 to 12 मार्क्स रिटन। फिर लिखो चैप्टर 3, चैप्टर 3 का नाम लिखो प्रोडक्ट डिजाइन। खाली लिखो चैप्टर 3 का नाम प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग। एसएम की क्लासेस जब से स्टार्ट होंगी आपको बता दिया जाएगा। अभी आप प्लीज ओएम पे फोकस करो। वैसे भी मैंने बोला एसएम तो यार 15-20 मार्क्स के लिए अभी से टेंशन ले रहे हो, पहले 80 मार्क्स का तो टेंशन लो, ठीक है? ये है बच्चों में, जो हो रहा है उस पर नहीं ध्यान देंगे, जो नहीं हो रहा है वो कब होगा, वो कैसे होगा। अरे जो हो रहा है उस पर तो फोकस करो, हो जाएगा सब कुछ टाइम के पहले, ठीक है? क्या लिखा? चैप्टर नंबर 3 लिखा? हाँ, ये भी लिखो, पूरा थ्योरी है, प्रैक्टिकल इसमें एक भी नहीं है, फुल थ्योरी। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि थ्योरी कितना है इसमें, फुल थ्योरी। थ्योरी लिखा 6 to 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स। डिड यू राइट? फुल थ्योरी 6 to 8 मार्क्स। 3 चैप्टर हो गया। फिर लिखो चैप्टर 4, चैप्टर 4 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। चैप्टर 4 लिखो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इस पे जितना भी वी लिखो उतना कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल, मोस्टली प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल 25 to 30 मार्क्स। तो आप वेटेज से समझ जा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग चैप्टर 4 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्टली प्रैक्टिकल, मार्क्स 25 to 30। लिखा? तो आपको समझ में आ रहा है सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4। चैप्टर 4 बोलने को एक ही चैप्टर है,
बट इसके अंदर 4-5 छोटे 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 चैप्टर है, और यही पूरा ओएम का क्रक्स है। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? असाइनमेंट, सिम्युलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या बोला मैम आपने? सब गेम्स का नाम है अलग अलग, ठीक है? जब गेम्स खेलेंगे तब समझ में आएगा रूल्स, अभी इसमें पढ़ा नहीं सकती। अब आप बोलोगे मैम पढ़ाना चालू करिए, तो एक एक चैप्टर में 3-3 4-4 क्लास लगेगा ना। क्या क्या बोला बताओ? असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, सिम्युलेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब चैप्टर्स है इसके अंदर। तो पूरा का पूरा ये सब क्या है? प्रैक्टिकल। आपका मोराले बूस्टअप करने के लिए एक चीज बता दूं, ये जो मैंने चारों चैप्टर का नाम बोला ना, सीए फाइनल के जो बच्चे लोग होते हैं ना, सीए फाइनल के बच्चे लोग, वो लोग पढ़ते हैं अपना फाइनल लेवल में। ये जो चैप्टर आप इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ोगे, क्योंकि यू आर द कॉस्ट गुरु, इजंट इट? आपके कोर्स का ही नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये इसमें आपका एक कमांड रहता है सीए के बच्चों से, जो सीए के बच्चे फाइनल लेवल में जाके पढ़ते हैं, वो आप लोग कहां पे पढ़ लेते हो? इंटर लेवल में। समझ में आ रहा है? और इसका एडवांस वर्जन आप फिर से पढ़ोगे फाइनल लेवल में। तो ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर 4 क्या है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट। कितने मार्क्स का मैंने बोला? 25 to 30। फिर लिखो चैप्टर 5। चैप्टर 5 लिखो, चैप्टर 5 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तुम्हारे संग गेम नहीं खेलेगा बाबा, बोले ये चैप्टर हम लोग के संग गेम खेलेगा। अरे नहीं खेलेगा मेरे होते हुए, तुम ही लोग खेलोगे उसके संग गेम। चैप्टर 5 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लिखा। ये भी आपका लगभग लिख लो 6 to 8 मार्क्स, अगेन 6 to 8 मार्क्स। डन। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, चैप्टर 6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फुल्ली प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल इन द सेंस, आपको पता है यहां पर आप बिलीव करोगे अपने आप को कि आप एक आर्किटेक्ट हो, एक डिजाइनर हो, या डिजाइनिंग वर्क सिखाया जाएगा। आप नेटवर्क डायग्राम्स बनाओगे, जो एक आर्किटेक्ट लोग करते हैं ना। जैसे बुर्ज खलीफा बनाने के पहले, क्या बुर्ज खलीफा डायरेक्टली बनाने लग गया होगा क्या? उन लोग क्या बनाया होगा? उसका डिजाइनिंग बनाया होगा। समझ में आ रहा है कि क्या क्या उसका ढांचा होगा? मॉडल बनाया होगा ना, पहले एक मॉडल बना होगा, सिम्युलेटेड मॉडल, फिर उसको कन्वर्ट किया होगा ना रियल लाइफ बुर्ज खलीफा में। तो इसमें आप वही करोगे, यानी आप मॉडल्स वगैरह बनाओगे। समझ में आ रहा है? आप नेटवर्क्स बनाओगे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है कोई बहुत बड़ा, तो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन करने चले जाते हो क्या? पहले क्या बनाते हो? डिजाइन, मॉडल बनाते हो ना। तो वही हुआ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आप क्या बनाने वाले हो? डिजाइन्स, आर्किटेक्ट का काम करोगे। किस चैप्टर में? चैप्टर 6 में। तो आप देख रहे हो ओएम आपको सब सिखाएगा। समझ में आ रहा है? तो ओएम को हल्के में मत लेना। मैंने बोला इजी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बोला ना कि अगर नहीं समझोगे तो नानी भी याद दिला देगा। समझ में आ रहा है? तो टेक्निकल सब्जेक्ट भी है ओएम। ऑलराइट, तो ये लिखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिकल लिखा। प्रैक्टिकल अलोंग विथ व्हाट? इसमें खाली क्या बनाना है? डायग्राम्स, नेटवर्क डायग्राम्स। डायग्राम्स बना लिए तो सम्स अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लास्ट चैप्टर इन योर सिलेबस। हाँ, इसका मार्क्स लिख लो अगेन 8 मार्क्स, 6 to 8 मार्क्स। अगेन आई विल से देयर इज नो अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कि ये जो मैंने मार्क्स लिखवाए ऐसे ही आए। इंस्टीट्यूट कभी भी क्या कर सकता है? कुछ भी चेंज कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो और वैसे भी आप देखो ना, हर एक चैप्टर में तो आ ही रहे ना। 6 मार्क्स से ज्यादा का आना मतलब ही क्या? सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यस और नो? तो कौन सा चैप्टर छोड़ोगे इसमें बताओ? छोड़ने लायक कुछ है चैप्टर? लास्ट चैप्टर लिखो, चैप्टर नंबर 7, अगेन 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स, 8 to 10 मार्क्स। खाली मेंटेनेंस लिखो, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस। हैव यू हर्ड अबाउट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस? मशीन का ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन समझते हो? काम करते करते रुक गया, तो रुका वही छोड़ दोगे क्या? मेंटेन करवाओगे, रिपेयर करवाओगे, तो उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। मशीन ना रुके ही नहीं कभी, तो बीच बीच में हम लोग उसको रिपेयर वगैरह नहीं करवाते हैं, सर्विसिंग नहीं करवाते हैं। जैसे आप अपने घर में एसी वगैरह का एएमसी लेके रखते हो, एएमसी समझते हो ना? हाँ, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो हम लोग लेके रखते हैं, फिर देखते हो अपने आप उन लोग जो है सर्विस कॉल प्लेस करके अपने आप आ जाता है, आपका एसी का रिपेयर वगैरह करके जाता है। तो एसी खराब नहीं है, फिर भी उन लोग आकर क्या कर रहे हैं? सर्विसिंग कर रहे हैं ना। क्यों ये सब करवा रहे हो? ताकि कोई मेजर फेलियर को आप प्रिवेंट कर सको। बीच बीच में हम लोग को ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, क्या करवाते रहना चाहिए? सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए ना, नहीं तो अचानक से कभी भी क्या हो जाएगा? धोखा दे देगा। तो क्या बेटर है आपके हिसाब से, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? अगर आपको ब्रेकडाउन नहीं होने देना तो आपको रेगुलरली क्या करवाते रहना चाहिए? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो वो हम लोग उस चैप्टर में पढ़ेंगे। बताओ कौन सा में? चैप्टर 7 विच इज टॉकिंग अबाउट मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस के लिए कितनी बार हम लोग, जैसे कोई मशीन का, कोई इक्विपमेंट का कोई पार्ट
जो है ना वो खराब हो गया, मान लो मैं यहाँ क्लासेस लेती हूँ, मेरे को ये क्लासेस लेने के लिए ना एक कैप्चर कार्ड लगता है, आपने देखा है कभी कैप्चर कार्ड? तो हम लोग हमेशा कैप्चर कार्ड स्टॉक में रख के रखते हैं, स्पेयर का सरप्लस रखते हैं कि अगर बाई डिफॉल्ट क्लास लेते वक्त कैप्चर कार्ड या फिर ये एस पेन खराब भी हो गया तो हम लोग के पास क्या है, स्पेयर्स है, टू एंश्योर कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, कंटिन्यू होते रहे। तो यानी ये क्या हो गया, स्पेयर मैनेजमेंट। तो यहाँ 3 चीज पढ़ोगे, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्पेयर्स मैनेजमेंट। किसमें? चैप्टर नंबर 7 में। सम्स है क्या इसके ऊपर? हाँ। एक बच्चा बोल रहा है सिलेबस हो गया, ठीक है तुम एग्जिट कर दो, आज कुछ मत पढ़ना उसके बाद। तो ये मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि टोटल 7 चैप्टर्स है, सातों ही चैप्टर इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो कितने सारे चैप्टर्स में मैंने थ्योरी लिखवाया, कितने में प्रैक्टिकल, तो दोनों का ही आप देख लो मिक्सचर है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल भी। ये मत बोल के जाना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग रखना है, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है। और क्या खाली 70 मार्क्स का आता है क्या? नहीं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपके टर्म में इंस्टीट्यूट जो है, मैंने भाई ट्रेंड बोला कि अभी तक कितना मार्क्स का आ रहा है, 80, 85, 90। हो सकता है कि आपके टर्म में इंस्टीट्यूट 70 का दे दे, फिर आप बोलोगे नहीं मैम ने 80 का बोला था, लड़ाई मत करने लग जाना। मिनिमम 70 का तो आएगा ही आएगा, बट जो ट्रेंड देखा जा रहा है 3-4 टर्म से, आप गारंटी ले लो मेरे से, 80 मार्क्स का रहता ही रहता है, 80 to 85 मार्क्स। समझ में आया मैंने क्या बोला? सो दिस इज योर सब्जेक्ट डिटेल। अब इसके बाद क्वेश्चन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में शायद आपको पता होगा। टोटल 4 सेक्शन होते हैं, पता है? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। बोलूं पता होगा ये सब? मेरे को बताओ क्या क्या होता है। सेक्शन ए में क्या रहता है? एमसीक्यू। तो यहां पे तो बाजी मारी लोगे, 20 मार्क्स का एमसीक्यू, फिर 20 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर वन वर्ड फिल इन, सब कुछ रहता है उसमें मिक्स। कुछ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी रहते हैं, ट्रू फॉल्स भी रहते हैं, फिर उसके बाद वर्ड्स लिखना रहता है, एक डेफिनेशन दे देगा, वर्ड्स लिखना है। समझ में आ रहा है? और वो भी आप समझ रहे हो 20 मार्क्स का, टोटल खाली 10 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, कितना इजी हो गया। एमसीक्यू तो फिर भी 1-1 मार्क्स का रहता है, 20 क्वेश्चन, बट ये वाला जो सेक्शन मैंने बोला और आसान, 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, तो 40 मार्क्स तो पूरा आप समझ लो क्यों स्कोरिंग है, 40 आउट ऑफ 40 तो यहाँ लाना ही है। अब इसके बाद क्या है मेरे को बताओ, यहाँ पे 40 मार्क्स हो गया। अब इसके बाद क्या है? सेक्शन सी, सेक्शन ए, सेक्शन बी हो गया, अब क्या आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन सी कितने मार्क्स का है? 48 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का है? 48, 12 into 4, हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का। इसमें आपको पता है ऑप्शन दे रहे हैं इंस्टीट्यूट, 6 में से 4, 6 में से 4 करना है, तो यहां पे भी तो बोनस मिल गया आपको, 6 क्वेश्चन में से 4 करके जाना है। तो फिर मैम क्या आराम से 2 चैप्टर छोड़ देंगे ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं रहता है। और दूसरा चीज भी कान खोल के सुन लो, ओएम के क्वेश्चन के अंदर एसएम का भी क्वेश्चन रहता है, अलग से एसएम नहीं देता, अलग से ओएम नहीं देता, मिक्स एंड मैच। लाइक 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ना, 6 मार्क्स ओएम का दे दिया, 6 मार्क्स एसएम का दे दिया, तो आप कैसे करोगे बताओ? सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, सब करके जाना है, एसएम का भी सारा चैप्टर करके जाना। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, आप 2 क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। तो यानी यहाँ पे 48 मार्क्स हो गया, 12 into 4 48, ऊपर 40 हो चुका है, कितना हुआ? 88, 12 मार्क्स और बच गया। कंपल्सरी सेक्शन डी 12 मार्क्स, वो जनरली ओएम से ही आता है। जनरली किससे आता है? पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। और जनरली पता है किससे, कौन से चैप्टर से बताओगे? एनी गेसेस? 4 लॉन्ग क्वेश्चन, 4 एक बड़ा सम आ जाता है 12 मार्क्स का, जो बहुत इजी रहता है अगर आपको पूरा क्लैरिटी है सारा गेम के रूल्स का, ठीक है। तो टोटल कितने सेक्शन हो गए आप समझ गए? 4 सेक्शन, एमसीक्यू, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा 12-12 मार्क्स का, 4 टू अटेम्प्ट करना है, आउट ऑफ एनी 6, आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, एंड द लास्ट वन इज केस स्टडी। बोलोगे मैम एसएम कहां गया? मैंने बोला ना एसएम इसी में रहता है, मिक्स, अलग से कुछ नहीं रहता। अब जैसे एमसीक्यू में 20 है ना, तो 3 क्वेश्चन लास्ट में खाली उन लोग एसएम का दे देते हैं, 3, 17 ओएम, 3 एसएम। समझ गए क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस समझ गए, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब हम लोग चैप्टर चालू करें आज, ठीक है। चलो टेक आउट योर कॉपी एंड गिव द हेडिंग डिमांड फोरकास्टिंग। टुडेज टॉपिक इज डिमांड फोरकास्टिंग। तो अब पढ़ाई चालू होगा, अभी तक मैंने पढ़ाई चालू नहीं करवाया था, ठीक है। दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, and you should know one more thing in my classes, the moment I finish off one chapter you should be prepared because the next day test will be taken, ठीक है। तो मेरे को उस समय में ये मत बोला मैम आपने टाइम नहीं दिया, आज ही मैंने बोल दिया टाइम ही टाइम है। चैप्टर जब ये वाला कंप्लीट होगा टेस्ट, तो इतना तो टाइम है, अभी 1 हफ्ता लगेगा, उसके बाद टेस्ट होगा, तो 1 हफ्ता का टाइम दे दिया टेस्ट के लिए, ठीक है। चलो गिव द हेडिंग डिमांड फोरकास्टिंग।
चलो, हेडिंग देकर कॉपी बुक सब बंद कर दो, अब आराम से एंजॉय करो। सब लिखवाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर। ओके, लेट मी फर्स्ट डिस्कस यू, एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर, देन वी विल राइट। क्योंकि जब मैं बोलूंगी आप लिखोगे, माइट बी यू विल यू नो स्किप आउट द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, यू विल ओनली राइट। चलो, क्लोज योर मैट एवरीवन, क्लोज योर मैट, फोकस ऑन द लेक्चर। सो आर यू गाइज रेडी फॉर द लेक्चर, फॉर द न्यू चैप्टर? अरे यार, इतना लो एनर्जी नहीं चलेगा। हाँ, एनर्जी एकदम हाई करो, पूरा दूसरा रूम तक आवाज पहुंचा दो, वो लोग भी प्रभावित होकर ओएम पढ़ने आ जाए, भले ही सिलेबस में नहीं हो। ठीक है क्या? वंस मोर? नहीं, बाप रे, पता चला सर ही आ गए खुद उठ के, बोले क्या कर रहे हो। चलो, शैल वी स्टार्ट? चलो, डिमांड फोरकास्टिंग। व्हाट डज द वर्ड फोरकास्टिंग मीन्स? ध्यान से सुनना। द वर्ड फोरकास्टिंग मीन्स पीपिंग अबाउट द फ्यूचर। आप मुझे बताओ, फोरकास्ट करना क्या होता है? हिंदी में बताओ। बोलते हो ना हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं, फाउंडेशन का रिजल्ट देकर आए, क्या करने लग जाते हो? मार्क्स प्रेडिक्शन। यार इतना तो आ जाएगा, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इतना तो आ ही जाएगा। एक बात बताओ, जो भी आप प्रेडिक्शन करते हो, क्या हमेशा एक्यूरेटली कर पाते हो? आपने बोला मेरा इतना मार्क्स आएगा, इतना ही मार्क्स आता है क्या? उससे मेरे को तो लगता है कोसों दूर ही आता है आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? पीपिंग अबाउट द फ्यूचर। फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? पीपिंग इनटू द फ्यूचर। जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग। कैन आई से फोरकास्टिंग इज एन एसेंस ऑफ प्लानिंग? प्लान ही तो कर रहे हो। फ्यूचर के बारे में सोचना मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में प्लान करना। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या बोला? डिमांड फोरकास्टिंग। नो, व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? अब ध्यान से सुनना। एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, मैं एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरर हूं। ठीक है, मैं मान लो वाटर प्यूरिफायर बना बनाकर बेचती हूँ। वाटर प्यूरिफायर समझते हो ना? फिल्टर बना बनाकर बेचती हूँ। तो ऐसे ही मुझे रात में क्या सपना आता है कि आज कितना बनाना है, और अचानक से मैं बनाने लग जाती हूँ और उतने कस्टमर भी आ जाते हैं। ऐसे ही हो जाता है क्या? तो मैं कितना बनाऊंगी? मुझे क्या करना पड़ेगा? फोरकास्टिंग करना पड़ेगा। फोरकास्टिंग क्या चीज का? कि मेरे कस्टमर्स मेरा कितना वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे, मेरा मार्केट में मेरा डिमांड कितना होने वाला है। तो ये सब कैसे करते हैं? एक पंडित जी को बुला लेते हैं, ज्योतिषी को बुला लेते हैं, चलिए आइए आज हम लोग मंत्र वगैरह फूकेंगे और बताएंगे कि मेरा फ्यूचर में वाटर प्यूरिफायर का सेल कितना होने वाला है। ऐसे होता है क्या? तो कैसे होता है? मार्केट स्टडी। वेरी गुड, मार्केट रिसर्च है ना। हम लोग को मार्केट रिसर्च करना पड़ता है क्या? बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है क्या? उसके ऊपर खर्चा लगता है क्या? मैन पावर लगता है क्या? हाँ, सब जाकर रिसर्च वगैरह करते हैं, निकल जाते हैं मार्केट में रिसर्च करने के लिए। रिसर्च करने के बाद डेटा वगैरह इकट्ठा होता है। डेटा इकट्ठा होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? प्रेडिक्शन। क्या इस साल में हमने एस्टिमेट किया मेरा 1000 वाटर प्यूरिफायर यूनिट्स बिक जाएगा। एट द एंड ऑफ दिस ईयर 1000 यूनिट्स विल बी सोल्ड इन द मार्केट। तो आप मेरे को बताओ, क्या फोरकास्टिंग इज अ मेयर गेसवर्क? अरे नो, व्हाट रबेश, इट्स अ गेसवर्क। यू आर डूइंग गेसिंग। क्या बोलते हो? अभी तो आपने बोला कि हम लोग मार्केट जाएंगे, रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद गैदर करेंगे डेटा को, फिर एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स वगैरह बनाएंगे, तब जाकर बता पाएंगे कि हाँ हमें लग रहा है ऐसा होगा। अभी तो बोला ना आपने कि गेस वर्क किया ही नहीं, माइनी मो, चार्ट ऑप्शन लगा दिया, फिर जो आया उसको बोल दिया हाँ इतना होगा। अरे गेस वर्क है क्या? रिसर्च वर्क है क्या? लॉट ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड क्या? और जो भी फोरकास्टिंग किया, मैंने बोला कितना बिकेगा? 1000 यूनिट। तो क्या 1000 ही बिकेगा क्या? नहीं, 1000 नहीं बिकेगा, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी। यू कैन नॉट फोरकास्ट विथ एक्यूरेसी। डू यू नो दैट? यू कैन नेवर फोरकास्ट विथ एक्यूरेसी। इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब समझ गए क्या? कि आपने जो बोला जरूरी नहीं है वैसा ही हो। पहला बात तो ये कोई गेसवर्क नहीं है। दूसरा बात, इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करके आना पड़ता है। समझ में आ रहा है? या तो आप कस्टमर से फीडबैक लेते हो, नहीं देखियो बहुत बार मॉल वगैरह में जाते हो, कोई नया प्रोडक्ट का टेस्टिंग चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको भी बोलता है सर मेरा प्रोडक्ट टेस्ट करके बताइए ना कैसा है, फ्री में दे देते हैं। फिर क्या बोलता है? फीडबैक फॉर्म भर दीजिए ना सर। फिर आप लिखते हो ना उसमें, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? वुड यू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड, वुड यू परचेज दिस प्रोडक्ट इन फ्यूचर, ये सब नहीं लिखा रहता। कभी भरे हो ऐसा टाइप का फॉर्म? फीडबैक फॉर्म नहीं भरे कभी? देखे तो होगे कभी। समझ में आ रहा है? तो ये क्या कर रहा है? आपका क्या ले रहा है? ओपिनियन ही तो ले रहा है।
क्यों ले रहे हैं? अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट का डिमांड को एंटिसिपेट करने के लिए, है ना, एस्टिमेट करने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एज डिमांड फोरकास्टिंग. तो ध्यान से सुनना, डिमांड फोरकास्टिंग इज नॉट अ गेस वर्क. ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग इज अ आर्ट एंड साइंस. कला है ये, समझ में आ रहा है? ये क्या है? कला. इट इज एन आर्ट एंड साइंस. क्या चीज का आर्ट एंड साइंस? ऑफ प्रेडिक्टिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और अ सर्विस फॉर अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम. आप क्या प्रेजेंट डिमांड फोरकास्ट करते हो? क्या फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करते हो ना? तो क्या चीज का डिमांड करो, क्या चीज का फोरकास्टिंग करो? क्या चीज का? आर्ट एंड साइंस ऑफ क्या? बोलो. प्रेडिक्टिंग, है ना? क्या चीज को प्रेडिक्ट कर रहे हो? प्रेडिक्टिंग दी क्या? प्रेडिक्टिंग दी क्या? डिमांड. क्या चीज का डिमांड? ऑफ क्या? प्रोडक्ट. खाली प्रोडक्ट बेचोगे जरूरी थोड़ी है, सर्विस का भी तो होगा. प्रोडक्ट और सर्विस फॉर अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम. फॉर अ फ्यूचर डेट ऑफ टाइम. डेफिनेशन लर्न हुआ. Demand forecasting is an art and science of predicting the demand for a product or a service for a future date of time. ठीक है, फिर क्या लिखोगे? Is it a guesswork? Yes, it is a guesswork. It's not a guesswork. ठीक है, it's not a guesswork. क्या ये accuracy के संग कर सकते हो हर समय? It is subjected to what? Certain degree of uncertainty. It is subjected to certain degree of uncertainty. You cannot forecast accurately always. Might be आपने जो forecasting किया true हो गया, but कुछ deviations तो हो ही सकते हैं ना, ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ. कोई डाउट है यहाँ तक? लर्न हो गया पूरा डेफिनेशन. 2 मार्क्स का आता है. मैनेजेबल. लिख लोगे? बोलो क्या बोलोगे? डिमांड फोरकास्टिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द demand of a product or service for a future date of time. It is not a guesswork. It is subjected to certain degree of uncertainty. Forecasting is an essence of dash planning. बोला ना अभी, forecasting is an essence of क्या? Planning. कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गया? क्या चीज का फोरकास्टिंग कर रहे हो यहाँ? डिमांड का. प्लानिंग का, डिमांड का. ठीक है, हम लोग क्या चीज का डिमांड कर रहे हैं? अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया? मेरा क्या चीज का कंपनी है? वाटर प्यूरिफायर. मैंने क्या एस्टिमेट किया? एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा 1000 यूनिट बिकने वाला है. क्या? हाँ. ये मैंने एक्चुअल में बोला कि फोरकास्ट किया? एक्चुअल में तो देखेंगे क्या होगा. अभी खोला ही है कंपनी, बस आप लोग को भी मैंने मार्केटिंग किया, बताया है, खरीदना मेरा भी प्रोडक्ट. ठीक है, फिर देखते हैं साल के अंत में कितना सेल होता है. समझ में आया मैंने क्या बोला? अब ध्यान से सुनना. अब ये जो फोरकास्टिंग है ना, इसका अलग अलग टाइप्स होते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम होराइजन. डिपेंडिंग अपॉन द टाइम होराइजन. कितने साल के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हो? क्या मैंने ये बोला 1000 यूनिट का फोरकास्टिंग मेरा आज जीवन भर होगा? क्या मेरा कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होगा क्या? तो अब डिपेंड करता है ना कि आपने कितने वक्त के लिए प्रेडिक्शन किया है. क्या आपने 1 महीने के लिए प्रेडिक्शन किया है? क्या आपने 1 साल के लिए प्रेडिक्शन किया है? कि 10 साल के लिए प्रेडिक्शन किया है? समझ में आ रहा है? सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम होराइजन, फोरकास्टिंग कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कितना डिवाइडेड इनटू 3 टाइप? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. डिपेंडिंग अपॉन दी, क्या बोला मैंने? टाइम होराइजन. कितने में डिवाइडेड होगा? बोलो. 3 टाइप्स का नाम बताओ. शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म. ठीक है, आपके बुक्स में पहले लॉन्ग लिखा है तो इसलिए मैं भी पहले क्या लिखूंगी? लॉन्ग. फिर क्या लिखूंगी? मिडल. फिर क्या लिखूंगी? शॉर्ट. लर्न हो गया? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग. मैनेजेबल और नॉट? अभी तो खाली हेडिंग बताया, अंदर का अभी मेरे दोस्त बाकी है. ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है. ध्यान से सुनना. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग आपको समझ में आ रहा है? ये 1-2 साल के लिए तो होने वाला नहीं है, लंबा पीरियड कवर करेगा. तो लंबा पीरियड आपके हिसाब से क्या होता है? मिनिमम 5 years. विल स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 5 years. Can even extend up to 10 years, 15 years. So when you are forecasting for a period of greater than 5 years, when you are forecasting for a period of greater than 5 years, even it can extend up to 10 years, even it can extend up to 15 years. That is called as long term forecasting. तो ऐसा क्या चीज होगा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फोरकास्ट करोगे? बता सकते हो क्या क्या चीज का? या डिमांड का फोरकास्टिंग तो हो रहा है, वो तो ठीक है. इसके साथ हम लोग ऑपरेशंस का भी तो प्लानिंग कर रहे हैं ना. कितना मशीन लगेगा, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा. अब आज मान लो मैं बोल रही हूँ वाटर प्यूरिफायर बनाऊंगी, तो वाटर प्यूरिफायर बनाने के लिए तो बड़ा बड़ा मशीन खरीदना पड़ेगा. कोई छोटा मोटा चीज थोड़ी बना रही हूँ.
तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगेगा कि नहीं, छोटा कि बहुत बड़ा, ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर होगा, क्योंकि फिल्टर बनाना कोई एक छोटा काम है क्या, तो ह्यूज कैपेक्स विल बी इनकर्ड और नॉट। तो अब कितना खर्चा लगेगा, ये सब का प्लानिंग करना आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। समझ में आ रहा है, मशीन्स वगैरह खरीदना, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करना, ये हम लोग क्या, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है आपने पढ़ा है, कितने साल के लिए बेनिफिट मिलता है, मिनिमम 5 इयर्स के लिए, बोलते हैं ना रिकरिंग पीरियड के लिए उसका बेनिफिट मिलता है। तो आप अपने कंपनी में बड़े बड़े प्लांट्स लगा रहे हो, प्लांट्स देखे हो, रूम के साइज जितना बड़ा प्लांट, तो प्लांट लगाओगे क्या 1 साल के लिए, क्या लॉन्ग पीरियड के लिए तो लगाओगे। तो डिसाइड करना कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, या फिर ये डिसाइड करना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा रिसर्च करो, कोई नया वैक्सीन निकाल रहे हो, पता नहीं कौन सा, समझ में आ रहा है, कोई नया बीमारी निकाले और उसका नया वैक्सीन निकाल रहे हो, वो बीमारी आया नहीं है लेकिन आप बोल रहे हो आएगा 10 साल में, रिसर्च करे उसके ऊपर, तो ये सब में तो टाइम लगेगा ना। तो ये सब कौन सा फोरकास्टिंग है, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म। तो बताओ लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का एग्जांपल क्या बोला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और क्या बोला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लानिंग फॉर फ्यूचर में मेरे को इच्छा ना रिलायंस जैसा मेरा बड़ा कंपनी बने, मैं फ्यूचर का सोच रही हूँ, रिलायंस जैसा कंपनी बनेगा डीए लिमिटेड, तो अभी से ही सोचना पड़ेगा ना कितना आदमी वगैरह लगेगा, कितना मैन पावर रिक्रूटमेंट करना है, तो अभी रखा नहीं है, सबका क्या कर रहे हैं, प्लानिंग। ये सब किसके अंदर आ गया, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। जब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और वो फ्यूचर के बारे में जिसका टाइम पीरियड शुड बी ग्रेटर देन 5 years, that is called as what, long term forecasting. It includes what, capital expenditure planning, research and development, manpower requirement planning। समझ में आ रहा है, कुछ लिख लोगे मैनेजेबल है। इसके अलावा बताओ और क्या होगा, एनी गेसेस, और क्या चीज का फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकते हो। इतना बड़ा कंपनी खोल रही हूं, मैं ये नहीं सोचूंगी मेरा एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस कितना होगा, बिजनेस से मेरा रेवेन्यू जनरेशन कितना होगा, ग्रोथ भी होगा तो ग्रोथ कितना होगा, इस साल इतना होगा, दूसरे साल इतना होगा, तो मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, ये सब मुझे नहीं पहले से देखना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मान लो मेरे ऐसा बिजनेस खोल रही हूँ, 1 साल ही खाली सेल होगा, दूसरे तीसरे साल नहीं होगा, तो खोल के फायदा है क्या इतना इन्वेस्टमेंट करके। तो जहां पे मैं कैपेक्स का प्लानिंग कर रही हूँ, मुझे रेवेन्यू इनफ्लो का भी तो प्लानिंग करना होगा, समझ में आ रहा है। तो कैश इनफ्लोज फ्रॉम व्हाट, सेल्स, दे आर एक्चुअल की एक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ देम आर एक्सपेक्टेड। तो कैश आउटफ्लो की इनफ्लो, इनफ्लो किससे, सेल्स, ये सब मेरा सब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। इतना डिटेल में लर्न करना होगा क्या, हाँ, क्योंकि मैंने बोला लॉन्ग के लिए भी आता है। लास्ट टर्म में क्वेश्चन आया था, क्या सुनना, मैन पावर प्लानिंग रिक्वायरमेंट इज कमिंग अंडर विच कैटेगरी ऑफ फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, शॉर्ट टर्म, बताओ क्या है इसका आंसर, लॉन्ग टर्म। तो माइन्यूटली करना ही पड़ेगा ना, कुछ भी उठा के दे देगा एक भी पॉइंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्लानिंग क्या है, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का पीरियड पूछेगा, टाइम होराइजन। तो अगर एमसीक्यू को स्ट्रॉन्ग करना है तो एक एक चीज को माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो मेरे को बताओ, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग इज अ टाइप ऑफ फोरकास्टिंग विच इज डन जनरली फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years, मे बी अप टू 10 years। इसका एग्जाम्पल बताओ, प्लानिंग ऑफ क्या, मैन पावर रिक्वायरमेंट, प्लानिंग ऑफ क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लानिंग ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, और उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम क्या, कैश इनफ्लो फ्रॉम क्या, एक्सपेक्टेड सेल्स। All these are part of what, long term forecasting. Now middle term forecasting is a forecasting which is generally done for a period of 1 to 2 years, not 5 years, 1 to 2 years, 1-2 साल के लिए करते हैं, समझ में आ रहा है। तो जब फोरकास्टिंग करो कितने साल के लिए, 1 to 2 years, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग। समझ में आया। सो व्हेन द फोरकास्टिंग पीरियड इज वेरिंग फ्रॉम अ पीरियड ऑफ years, 1 to 2 years, that is called as what, middle term forecasting। समझ में आया। तो 1-2 साल का डिसीजन आप सोच रहे हो, तो क्या क्या चीज को प्लान करके रखोगे, सोचो, डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, डिविडेंड तो हर साल ही आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो डिविडेंड दे तो कितना दे, कितना रिटेन करे, डीपीआर रेशियो, पे आउट रेशियो, सुना है इसके बारे में, रिटेंशन रेशियो। तो ये सब पहले से डिसाइड करके रखो ना। ये सब किसके अंदर आ गया, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग, समझ में आया। बजटिंग वगैरह डिसाइड करना, सेल्स बजट हम लोग बनाते हैं ना, हर साल चेंज होगा ना वो, तो परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, ये सब किसके अंदर आ गया, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग। तो क्या क्या बोला, डिविडेंड पॉलिसी, मेरा कंपनी का क्या होगा, रिटेन करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, कि नहीं मेरे को ग्रोथ फर्म बनना है, मेरे को सारा का सारा प्रॉफिट क्या करके रखना है, रिटेन करना है, और उसको क्या करना है, री इन्वेस्ट। 0 डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करना है कि 100 डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉलो करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहले से उसका क्या करके रखो, प्लानिंग,
समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं मिडिल टर्म फोरकास्टिंग। और देना है तो कितना देना है उसका भी प्लानिंग करके रखो, फोरकास्ट करके रखो। समझ में आया? इसके अलावा मैंने क्या बोला, बजट्स वगैरह, अलग अलग टाइप का बजटिंग कंट्रोल्स एंड ऑल, ये सब भी मेरा क्या हो गया बताओ, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग। और बताओ क्या होगा, एनी आइडिया? सोचो ना क्या होगा, और खुद सोचो। यहां पे आपने प्लानिंग किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये खरीदना है, बट इसके बाद जो उसके फर्दर स्टेप्स हुए, ऑपरेशन प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब मेरे मशीन का कितना कैपेसिटी होगा, मुझे 2 मशीन रखना चाहिए कि 3 मशीन। मशीन को जब खरीदते हो क्या ये हमेशा 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करता है? नहीं। तो मेरा यूटिलाइजेशन रेशियो कितना होगा, मेरा एफिशिएंसी कितना होगा, सब पहले से क्या करके रखो, फोरकास्ट करके रखो ना। तो ये सब मेरा क्या हो गया, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग। कैपेसिटी प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग, प्लांट लेआउट, डिविडेंड पॉलिसी, बजटरी कंट्रोल, सब किसके अंदर आ गया बोलो, मिडिल टर्म फोरकास्टिंग। कोई डाउट है यहां तक? अब लास्ट क्या बचा, शॉर्ट टर्म। टेल मी द टाइम होराइजन फॉर शॉर्ट टर्म। जनरली स्पीकिंग 3 to 6 months, less than 1 year only, 3 to 6 months, मे बी 1 month 2 month। जब एकदम कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए आप प्रेडिक्शन कर रहे हो, फोरकास्टिंग कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। 3 to 6 months, जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 year। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग आप क्या क्या चीज का करोगे बताओ ना। अभी करेंटली आपको प्रोडक्शन करना है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है मशीन ए में बनाना है कि मशीन बी में, मशीन ए में कितना बनाना है, 1000 यूनिट की 500 यूनिट, ये लेबर से कितना यूनिट्स बनवाना है। तो वर्कलोड टू बी गिवन ऑन ईच लेबर, वर्कलोड टू बी गिवन ऑन ईच मशीनरी। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किस में आएगा, इसी में आएगा ना, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तो वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए, एक लेबर को कितना प्रेशर देना है, ओवर टाइम करवाना है कि नहीं, शिफ्ट एक्स्ट्रा करवाना है कि नहीं, ये सब सब किसका पार्ट हो गया, शॉर्ट टर्म। क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशंस का बात हो रहा है ना, तो ये सब किसके अंदर आ गया, शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या बोला मेरे को बताओ, वर्किंग कैपिटल, और क्या बोला बताओ, वर्कलोड किसके ऊपर, लेबर के ऊपर कितना रहेगा, मैन के ऊपर यानी लेबर के ऊपर, और किसके ऊपर, मशीनरी के ऊपर। और क्या बोला बताओ, एक्स्ट्रा जो ओवर टाइम शिफ्ट्स वगैरह करवाओगे, करवाना है कि नहीं करवाना है। मान लो कोई कस्टमर का ऑर्डर है, उसको फुलफिल करना है, डेडलाइन है, तो उसको फुलफिल करने के लिए आप कितना टाइम शिफ्ट करवा रहे हो, ओवर टाइम करवा रहे हो कि एक्स्ट्रा लेबर्स को हायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सब वो सब डिसाइड करना क्या हो गया, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। क्लियर है? सो दिस कंप्लीट्स योर, क्या मेरे को बताओ, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन द टाइम होराइजन। Types of forecasting based on the time horizon. What are the 3 types? Number 1 long term, number 2 middle term, number 3 short term. ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है क्या, 4 से 6 मार्क्स का? हाँ। अलग से इंडिविजुअली भी आ सकता है क्या, डिविडेंड पॉलिसी बताओ एमसीक्यू में कौन सा है, लॉन्ग टर्म है कि मिडल है कि शॉर्ट है, मिडल। मैनेजेबल। टेक आउट योर कॉपी, राइट डाउन। पहले डेफिनेशन लिखोगे फिर टाइप्स लिखोगे, राइट डाउन। यस, वेरी गुड पलक। इवन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो भी किसके अंदर आ जाएगा, शॉर्ट टर्म। चलो लिखो हेडिंग दो, डिमांड फोरकास्टिंग। एग्जैक्टली राइट, वॉट एवर आई हैव रिटन हियर। लिखो, कॉपी मेंटेन करके रखना। मैं आपको बता रही हूं ये कॉपी आपका एकदम सेवियर होगा एग्जाम्स के पहले। खाली मेरा कॉपी रिवाइज करके जाना है, बुक वो कुछ नहीं खोलना है, नॉट इवन माई मैट। खाली कॉपी अगर आप अच्छे से मेंटेन करोगे, राइटिंग वगैरह सुंदर से लिखना, अच्छे से मेंटेन करके रखना नीटली, ठीक है। चलो लिखो इसका डेफिनेशन, आर्ट एंड साइंस। जैसे मैंने ब्रेक करके लिखा है पॉइंट्स, आप भी वैसे ही ब्रेक करके लिखो, राइट डाउन। आर्ट एंड साइंस, पॉइंट नंबर 2 of predicting the demand for a product or a service for a future date of time. प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड लिख लेना, क्योंकि कभी भी हम लोग एक्चुअल डिमांड फोरकास्ट नहीं कर सकते, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना इतना होगा, प्रोबेबल डिमांड। राइटिंग मेरा समझ में आ रहा है ना? डन। पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट अ गेस वर्क। और क्या बोला था, अनसर्टेन रहता है ना, सब्जेक्टेड टू अनसर्टेनिटी।
डन. नौ लिखो हेडिंग. जनरली आई विल एडवाइज यू 2 कलर पेन लेकर चला करो. हेडिंग दूसरा पेन से, अंदर का दूसरा पेन से, इफ पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, गो विथ 1 पेन ओनली. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग. लिखो टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग. टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग ब्रैकेट में बेस्ड ऑन टाइम होराइजन या टाइम पीरियड. बेस्ड ऑन टाइम पीरियड या टाइम होराइजन. टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग. अब वहां से ऐसे 3 तो एरो दोगे जैसे मैंने दिया है. राइट डाउन. लॉन्ग टर्म, मिडल टर्म, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग, मिडल टर्म फोरकास्टिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग. सबका टाइम होराइजन लिखो नीचे नीचे. 5 to 10 ईयर्स, 15 ईयर्स. अब एग्जाम में क्या ऐसे आप लिखोगे क्या? वैसे भी आपके पास मौका नहीं रहेगा सब चार्ट्स वगैरह बनाने का. ठीक है. इट डिपेंड्स क्या होता है. देखो टाइपिंग करने मिलता है कि क्या. बट कैसे लिखोगे? एक सेंटेंस नहीं लिख लोगे. लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या? इट इज जनरली डन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स और इवन अप टू 10 ईयर्स और समटाइम्स ऑल्सो 15 ईयर्स. लिखा लॉन्ग टर्म. मिडल का लिखा 1 to 2 ईयर्स. शॉर्ट टर्म का क्या लिखा? 3 to 6 months. और फिर देखो और एक चीज मैंने लिखा लेस देन 1 ईयर. फिर उसके नीचे नीचे सबका क्या लिखोगे? एग्जाम्पल्स. टाइम होराइजन लिखा आप लोगों ने? टाइम होराइजन लिख लिया क्या सबका? चलो अब उसके नीचे का लिखो एग्जाम्पल्स. सबसे पहले किसका लिख रहे हो? हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा लिखो. कैपेक्स मत लिखना, लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या चीज के लिए प्लानिंग करो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा कंपनी का, कितना प्लांट मशीनरी में खर्चा लगेगा. फिर उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट. R&D मत लिखना, पता नहीं इसको रेवेन्यू भी पढ़ लो तो कोई बड़ा बात नहीं है. ऊपर में एक्सपेंडिचर है, नीचे रेवेन्यू होगा. पूरा लिखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टू प्लान फॉर क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट. टू प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट. देन टू प्लान फॉर क्या? मैन पावर रिक्वायरमेंट. ये सब चीज का क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो ना. प्लान फॉर कैपेक्स, प्लान फॉर R&D, प्लान फॉर मैन पावर. R&D तो आपको पता होगा, कितनी बार पढ़ा होगा. R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट. फिर लिखो प्लान फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट. मैन पावर का कर रहे हो तो मटेरियल का भी तो करोगे कि टोटल मेरे को लॉन्ग रन में कितना मटेरियल लगेगा. उस हिसाब से सप्लायर के संग कॉन्ट्रैक्ट करके रखोगे ना, 4 साल का, 5 साल का, कब तक उससे रॉ मटेरियल खरीदोगे. और फिर क्या बोला? कैश इनफ्लो फ्रॉम सेल्स. कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स. लिखो कैश फ्लो फ्रॉम सेल्स. ये सब एक्चुअल डिटरमाइन कर रहे हो कि सब एक्सपेक्टेड है? सब एक्सपेक्टेड. लिखा. फिर लिखो नेक्स्ट. यहां तक हो गया क्या लॉन्ग का? अब मिडल का लिखो डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी, प्लान अबाउट डिविडेंड पॉलिसी. फिर उसके बाद प्लानिंग अबाउट बजटरी कंट्रोल. फिर उसके बाद कैपेसिटी प्लानिंग. अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको चैप्टर 7 में क्या बोला था? मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस. तो इसका भी प्लानिंग करना किसके अंदर आना चाहिए? मिडल टर्म है ना. तो मेंटेनेंस का भी प्लान यहीं पे आएगा. लिख लो मेंटेनेंस प्लान्स, प्लान्स फॉर मेंटेनेंस. मेंटेनेंस प्लान. मेंटेनेंस का 2 टाइप पता है ना? ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. और एक लिखो टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस. 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 इसका मतलब कौन सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा. ठीक है. प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं करते हम लोग, प्रोसेस फ्लो में पहले इसको इसमें डालना है, फिर इससे निकलेगा दूसरे मशीन में डालना है. व्हाट विल बी द सीक्वेंस. ठीक है. फिर नेक्स्ट लिखो लास्ट वाला, प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. WC मत लिखना, पूरा पूरा लिखना. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. WC नहीं, क्या लिखा? वर्किंग कैपिटल. टू प्लान फॉर वर्कलोड ऑन मेन एंड मशीनरी.
प्लान फॉर, लिखो, लिख लिया, वर्कलोड ऑन मैन एंड मशीनरी, प्लान फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम टू मीट द कस्टमर्स ऑर्डर। ओवर टाइम क्यों कर रहे हो? टू मीट द कस्टमर्स ऑर्डर, लिख लो। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, टू प्लान फॉर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, लिख लो, इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, नया पॉइंट बोला है, टू प्लान फॉर इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, राइट डाउन। और एक बच्चे ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी बोला था, तो लिख लो, ट्रांसपोर्ट वगैरह का अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आए दिन माल मेरा गोडाउन से जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से गोडाउन में, फिर उसके बाद फैक्ट्री से सेल्स आउटलेट में, या रॉ मटेरियल का सप्लाई आएगा सप्लायर से प्लेस ऑफ गोडाउन में, तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का भी तो मेरे को अरेंजमेंट करके रखना पड़ेगा, तो लिख लो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और एक लिखो सेल्स कोटा, कितना मुझे सेल्स करना है, सेल्स कोटा, ट्रांसपोर्ट और सेल्स, सेल्स कोटा, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। इसके ऊपर लिख लो, ये एग्जाम में आता है 5 to 6 मार्क्स का। तो अगर मान लो टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग आता है तो कैसे आता है? पहले आता है डिफाइन फोरकास्टिंग, फिर टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। मैनेजेबल लर्न हो गया क्या क्लास में? क्लास में लर्न करो। चलो 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पूरा रीड कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अलग से एमसीक्यू भी आता है, मैंने बोला इसके अंदर से उठाकर, ठीक है। लर्न इट। बातचीत नहीं चलेगा, पढ़ाई चलेगा। पढ़ो पढ़ो, डोंट टॉक। वर्कलोड वाला यहां लिखा हुआ है, देख लो। ब्रतती, प्लीज चेक हियर, वर्कलोड ऑन मैन एंड मशीनरी। डन? आर वी थ्रू विद दिस? लर्न हो गया? कोई दिक्कत? यू नीड मोर टाइम? शैल वी प्रोसीड? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, मैंने क्या लिखा है, मेथड्स ऑफ फोरकास्टिंग। अब ध्यान से सुनना, आपने बोला ना फोरकास्टिंग करना है, आपने बोला 1000 यूनिट आपका बिक जाएगा मैम, तो आप लोग कौन थे? आप लोग मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मार्केट में गए और अलग अलग पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से फीडबैक लिया मेरे प्रोडक्ट का, बोला ये यूज करके देखिए और बताइए कैसा लग रहा है, आप लोग खरीदोगे क्या फ्यूचर में? तो ऐसे फीडबैक फॉर्म भरवाया। तो पहला मेथड क्या हो गया, आपने यहां पर किससे जाकर फीडबैक लिया? कस्टमर, और उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म किया कि मेरा प्रोडक्ट का फ्यूचर में सेल कितना होने वाला है। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। पहला मेथड का क्या नाम बोला मैंने? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। अभी कुछ मत लिखो, सब मैं लिखवाऊंगी, डोंट वरी। क्लोज योर मैट, क्लोज योर कॉपी, जस्ट चिल, ठीक है। हाँ चिल करो एकदम। पहला मेथड क्या बोला? सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। नाउ व्हाट इज द सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन? अब ध्यान से सुनना, अगर मान लो कि मुझे ना पूरा ऑल ओवर इंडिया बेचना है, क्या मैं एक एक घर में, एक एक बच्चे से, एक एक बूढ़े से, एक एक जवान से जाके अपना फीडबैक लूंगी प्रोडक्ट का? पॉसिबल क्या? तब मैं क्या करूंगी? रैंडमली सैंपल सर्वे करूंगी। एक लोकेलिटी सिलेक्ट किया, उसमें से एक मोहल्ला सिलेक्ट किया, एक बंदे को पूछा, उस बंदे ने जो बोला उसके बेसिस पे पूरे मोहल्ले का ओपिनियन फॉर्म कर लिया। समझ में आ रहा है क्या? एक बात बताओ, प्रैक्टिकली और फाइनेंशियली इज इट फीजिबल टू गो ईच एंड एवरी कस्टमर एंड टेक देयर फीडबैक? इतने करोड़ों लोग रहते हैं इंडिया में, एक एक जन को पूछना पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल सर्वे मेथड। क्या बोलते हैं बताओ? सैंपल सर्वे मेथड। यानी सैंपल ऑफ कस्टमर को उठाया और उनका ओपिनियन से अपना डिमांड का फोरकास्टिंग कर लिया। बट अगर मुझे एक स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया टारगेट करना है, मेरा मकसद है ना खाली ये जो दिखाई दे रहा है हॉल, इसी में मुझे बेचना है खाली, तो यहां पे तो मैं एक एक कस्टमर को रोक रोक कर पूछ सकती हूँ ना। तब मुझे क्या करना चाहिए? 100% कवरेज, 100% सर्वे, कंप्लीट एनुमरेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एनुमरेशन मेथड। तो मैंने बोला यहाँ दोनों में हम लोग किससे फीडबैक ले रहे हैं? बायर से। एक में मैंने बोला एक एक जाकर बंदों को पूछा जा रहा है, कंप्लीट एनुमरेशन। एक में मैंने बोला रैंडमली सैंपल सर्वे कर रहे हैं, तो क्या हो गया? सैंपल सर्वे।
और एक होता है एंड यूज मेथड, और एक क्या होता है मेरे को बताओ, एंड यूज। मैं यहाँ पे आउटपुट का टेस्टिंग नहीं करवा रही हूँ, रादर इनपुट का टेस्टिंग करवा रही हूँ। कभी ऐसा देखे हो, ये ग्रीन टी देख रहे हो बना हुआ है, मैंने बोला ग्रीन टी नहीं चखो, ये टी लीव्स चख लो, पानी में डाल के नहीं दिया, बोला ये टी लीव्स चख लो। स्क्रीन में भी दिखाना पड़ता है ना। ये इनपुट का टेस्ट करवा रही हूँ, चाय नहीं पिला रही हूँ, चाय पत्ती सूंघ लो, एरोमा से बताओ कैसा लग रहा है, आप खरीदोगे क्या? बहुत क्या, नो, क्यों नहीं खरीदोगे? क्या खराब है मेरा प्रोडक्ट? अरे होता है ना बहुत जगह ऐसा, उन लोग आपको फिनिश गुड नहीं टेस्ट करवाता है, इनपुट से आपको पूछ रहा है फीडबैक, बोल रहे बनाएगा कौन? अगर इनपुट ही रिजेक्ट हो गया तो आउटपुट का क्या फायदा? तो यहाँ किसका टेस्टिंग हो रहा है? इनपुट। पहले ही रिजेक्ट कर दी, बोले नहीं खरीदेंगे। अरे सूंघो तो पहले यार, अच्छा एरोमा है इसका। ग्रीन टी वगैरह हम लोग किस लिए पीते हैं? एरोमा के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। दूर से अगर आपको सुगंध अच्छा लगेगा तो आप बोलोगे हाँ, अलग ही जोन में चले जाएंगे इसको पी के, खरीद लो, ठीक है। परफ्यूम वगैरह कैसे खरीदते हो? समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अब पहला मेथड का नाम क्या बोला, फटाफट बताओ। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन। एक एक कस्टमर को जाकर पूछ रहे हो, एक एक कस्टमर को जाके पूछ रहे हो, क्या करोगे बोलो? कंप्लीट एनुमरेशन मेथड। रैंडमली सैंपल पूछ रहे हो तो क्या हो गया? सैंपल सर्वे मेथड। और अगर 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 इनपुट का टेस्टिंग करवा रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? एंड यूज मेथड। हो गया लर्न, लिख लोगे क्या? मैम ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्या? आप इसका मार्क्स सुनोगे ना हिल जाओगे। लास्ट टू लास्ट टर्म में 10 मार्क्स का आया था, आप समझ रहे हो तो कितना इंपॉर्टेंट है थ्योरी। समझ में आ रहा है? एक बार उठा के 12 मार्क्स का भी दे दिया था स्ट्रेट अवे, 8 मार्क्स का भी आया हुआ है, और अभी लास्ट 2 टर्म से नहीं आया है। समझ रहे हो? तो ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं बोला इस बार मतलब आएगा, आई कैन नॉट बैंक ऑन एनी क्वेश्चन एंड बैंक ऑन इंस्टीट्यूट, बट वी हैव टू बी रेडी विथ एवरीथिंग, ओके। तो इट्स नॉट कि ये अनइम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसे मन हो रहा है मैं पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, साथ साथ थ्योरी है, आप समझ रहे हो। अब ये थ्योरी डायरेक्टली मैं बोलूंगी घर पे लर्न कर लेना, नहीं होगा, तो उसको लर्न करो ना, साथ साथ मजा लेकर, आनंद लेके पढ़ाई करो, आनंद लेके पढ़ाई करो। बच्ची क्या कर रही हो तुम, तो कुछ और ही ले रही हो। व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? स्टैंड अप, बोलो पहला मेथड कौन सा बोला? खड़ी होके बोलो, हाँ, बॉडी को थोड़ा हिलाओ डुलाओ, बोलो अब। नंबर 1, नंबर 2 पढ़ाया ही नहीं अभी तक, नंबर 2, ठीक है। ये इसी के अंदर का 3 पार्ट है, बोलो मेरे को। सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन में क्या क्या बोला? नंबर 1 कंप्लीट एनुमरेशन मेथड। जब एक एक जन से पूछा जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है, बट एक एक जन से पूछना प्रैक्टिकली और इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, तो हम लोग रैंडमली पूछते हैं, सैंपल सर्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल सर्वे मेथड। और कितनी बार आउटपुट की जगह डायरेक्टली बोले इनपुट को टेस्ट करके बताओ, जो इसको नहीं पसंद आया उसको क्या बोलेंगे? इनपुट टेस्टिंग मेथड। एंड यूज मेथड क्या बोलते हैं इसको बताओ? एंड यूज मेथड। क्लियर है? मेरे से ना इतना माथा पच्ची नहीं होता, एक एक कस्टमर को जाकर पूछे करे। कस्टमर से ना, हाँ एग्जैक्टली, कस्टमर से सबसे क्लोज नाता किसका है? सेल्समैन। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या लगता है मैं रिटेलर थोड़ी हूं, मैं तो मैन्युफैक्चरर हूं, तो मैं क्या बोलूंगी ना, अलग अलग लोकेलिटी का जो सेल्समैन है ना, जिसके दुकान में जाकर ये मेरा सामान बिकेगा, उन लोग को बुला लेते हैं। उन लोग को तो बेटर पता होगा ना कि तुम्हारा कस्टमर का टेस्ट कैसा है। अब मान लो साड़ी बनाने का धंधा है, ठीक है, तो अब क्या करे कि कस्टमर को जाके साड़ी पहनवाए और पूछे कैसा लग रहा है? पॉसिबल है क्या? तो मैंने क्या किया, जो अलग अलग लोकेलिटी है ना, जैसे यहाँ कैलकाटा का मैं बात करूँ तो बड़ा बाजार लोकेलिटी बहुत फेमस है साड़ी वगैरह के लिए, पार्क स्ट्रीट फेमस है, तो मैंने उन लोग को बुला लिया। किसको बुला लिया? कस्टमर को नहीं बुलाया साड़ी पहन के दिखाने के लिए, सेल्समैन को बुला लिया। बोला कि आप लोग तो अपने कस्टमर को बेटर जानते हो, आप बताइए कि ये साड़ी जो है चंदेरी साड़ी है, सिल्क साड़ी है, ये सब खरीदेगा क्या आपका कस्टमर? तो पार्क स्ट्रीट वाला बोला नहीं खरीदेगा, हम लोग को थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट चाहिए। बड़ा बाजार वाला बोला नहीं खरीद लेगा, उन लोग को थोड़ा गॉडी गॉडी चाहिए। ऐसे करके उन लोग मार्केट सेगमेंट करके रखते हैं। डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ सेल्समैन, नॉट माइंड, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे हम बड़ा बाजार में रहते हैं, हमारा टेस्ट खराब है क्या? साड़ी कौन पहनता है वैसे भी, ऑब्सोलीट हो गया है, समझ में आ रहा है? आप पहनोगे, आपका जनरेशन पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो अब ध्यान से सुनना, ये गर्ल्स के लिए था ऑब्वियसली ये क्वेश्चन, तुम उसको क्यों बकरा बना रहे जबरदस्ती? ध्यान से सुनना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं डायरेक्टली कस्टमर से माथापच्ची नहीं कर रही हूं, मैं किसको पूछ रही हूँ? सेल्समैन। तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। क्या बोलते हैं बताओ? कलेक्टिव
ओपिनियन मेथड। तो अलग अलग सेल्समैन को बुलाया, सबको बैठा दिया, एक मीटिंग कर रहे हैं, सबसे ओपिनियन लिया और एक कलेक्टिव दिमाग में क्या किया, ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि मेरे साड़ी का डिमांड एट द एंड ऑफ द ईयर इतना होने वाला है, इतना मुझे प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हिच मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। यहाँ किसका फीडबैक लिया जा रहा है, कस्टमर का कि सेल्समैन का? सेल्समैन का। इतना माथापच्ची नहीं होगा, अलग अलग सेल्समैन को बुलाओ, उन लोग से डील करो, इतना फालतू टाइम नहीं है, सेल्समैन के मुंह लगेंगे, ठीक है। बहुत बड़ी आदमी हूं मैं, मतलब बड़ी इंसान हूं, तो अब मैं क्या करूंगी ना, एक्सपर्ट को बुलाऊंगी, बड़े बड़े महारथी लोग को, मेरे फ्यूचर सीएमएस को बुलाऊंगी, एमबीएस को बुलाऊंगी। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, किसको बुलाऊंगी, एक्सपर्ट साइंटिस्ट को बुला लूंगी, या रिलायंस के एक्स चेयरमैन को बुला लूंगी। एक्स हो गया ना प्रेजेंट की जगह, मुकेश अंबानी जी, पता है ना, डू यू नो दैट। तो मुकेश अंबानी जी को बुला लेंगे, और किसको बुला लिए, सीएमए को बुला लिए। टेल मी योर नेम। मानसी को बुला लिए, मानसी इज अ फ्यूचर कॉस्ट अकाउंटेंट विद रैंक, ठीक है, AIR। समझ में, मानसी को बुला लिए, पढ़ी हुई थी, तो ये लोग तो एक्सपर्ट लोग है ना सब, तो इन लोग को एक बुलाकर एक पैनल इकट्ठा कर लिए, पैनल ऑफ मीटिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इज बीइंग कंडक्टेड। समझ में आ रहा है। अब इन लोग के क्या हो रहा है, इन लोग क्वेश्चंस वगैरह रेस कर रहे हैं, मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, इस तरह करके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है, और जब तक एक कॉमन कंक्लूजन नहीं आ जा रहा है, वी आर कंटिन्यूइंग विद द मीटिंग, कॉन्सेंसस एड आइटम नहीं हो जा रहा है। बोलो लॉ क्यों पढ़ा रहे हैं मैम, पता है ना आपको कॉन्सेंसस एड आइटम क्या। अब एक्सपर्ट लोग तो आप जानते हो ना, कभी भी एक बारी में क्या मान जाएंगे क्या, जो ये बोली जो वो बोला, उन लोग अपना क्या बताएगा, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, वो बोलेगा नहीं इतना होना चाहिए, वो बोलेगा नहीं 1000 होना चाहिए, वो बोलेगी नहीं 2000 होना चाहिए। इस तरह करके इन लोग का क्या होगा, मीटिंग कंटिन्यू होते जाएगा जब तक इन लोग एक कॉमन कंक्लूजन रीच ना कर जाए। तो यहाँ पे ना तो मैंने कस्टमर से पूछा, ना तो मैंने सेल्समैन से पूछा, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे किसको पूछा, एक्सपर्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या हो गया मेरे को बताओ, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, ऑल्सो नोन एज प्यार से डेल्फी टेक्निक। इसका एक प्यारा नाम क्या है, जो कहां पे डिस्कवर हुआ था सबसे पहले, यूएसए में ओलैफ हेल्मर ने डिस्कवर किया था, ठीक है। किसने डिस्कवर किया था, ओलैफ हेल्मर। कहां पे डिस्कवर किया था, यूएस, फिर इंडिया में भी आया। हम लोग ये कर क्या रहे बाय द वे, ये तो याद है ना, हेडिंग क्या था, मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, कि हम लोग कैसे कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं अपना फ्यूचर डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट विच वी आर वांटिंग टू सेल। एक तो बोला कि कस्टमर को पूछ लो डायरेक्टली जाके, क्योंकि उन लोग ही बेटर बता पाएगा, झमेला नहीं हो रहा है। सेल्समैन को पूछ लो, उतना भी झमेला नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स को बुला लो, उतना भी झमेला नहीं चाहिए। इन लोग आकर ना मेरा ही कान खाएंगे, एक्सपर्ट लोग, समझ में आ रहा है। ये लोग अपना फिर क्या करेगा, ऐसी फ्री में आके देगा क्या अपना सर्विसेज, ये तो चलो फ्री में दे दी गुरु दक्षिणा के फॉर्म में, लेकिन बात बाकी समझ में आ रहा है। एक जगह साइंटिस्ट को बुलाया, अंबानी को बुलाया, अंबानी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है ना, 1-1 मिनट का, यहां पर आकर वो मुझे एडवाइस दे रहा है, क्या फ्री में देगा क्या। तो एक काम करते हैं ना, बाहर के एक्सपर्ट को नहीं बुलाते हैं, हम लोग का भी तो डिपार्टमेंट इतना बड़ा है, इंटरनल एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं। समझ में आ रहा है, इंटरनल एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं। हमारे MEPL फैकल्टीज कुछ कम है क्या, तो उन लोग का मीटिंग बुला लेते हैं, समझ में, उन लोग को पूछ लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे रादर देन कॉलिंग द एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड, वी आर कॉलिंग रिक्रूटिंग द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंटरनल डिपार्टमेंट। अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सबके हेड को बुला लो। समझ में आ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट हेड्स को बुला लिया। समझ में, तुम लोग पढ़ो ना, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग हेड से सारे हेड्स को बुला लिया। तो अब देखो यहाँ पे अगर सारे हेड्स खड़े रहेंगे तो कोई एक्सपर्ट का मीटिंग से कम होगा क्या। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। क्या बोलते हैं बताओ, व्हाई इट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया जा रहा है ना कंपनी का। एग्जीक्यूटिव कौन हो गए, टॉप लेवल मैनेजर्स, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंटल हेड्स, जिसको अलग अलग फील्ड्स का क्या है, नॉलेज है। तो अब यहाँ पे सबको बुलाकर क्या किया जा रहा है, मीटिंग, एंड इन दैट केस उन लोग को पूछा जा रहा है कि आप लोग फोरकास्ट करो कि क्या होने वाला है। अरे मयंक चिल करो, लास्ट में समझा देंगे। कंटिन्यूअसली आप एक ही बात बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। एंड यूज एक बार फिर से समझा दीजिए, समझा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। अभी आप फोकस करो जो पढ़ा रहे हो उसके ऊपर। क्या बोला मैंने बताओ, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड। क्लियर है यहाँ तक, चारों मेथड लर्न हो गया। क्या लिख लोगे एग्जाम में, अब ये तो हेडिंग बताया मैंने, अंदर का एक एक लाइन नहीं घुसा दोगे। एग्जीक्यूटिव में क्या लिखोगे, किसको बुलाया जा रहा है, मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट functional departments are being called and a meeting is arranged, ठीक है, and where they are discussing what about future demand for the product which company is wanting to sell.
कोई डाउट है यहाँ तक? पूरा पिक्चर क्लियर है? अब इसके अलावा स्टैटिस्टिकल मेथड्स चालू होगा जिसके ऊपर हम लोग को सम्स करना एक्चुअल में. हैव यू हर्ड अबाउट ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड? टाइम सीरीज सुना है? टाइम सीरीज किया है कभी? करेंगे आज हम लोग. सो दैट इज कॉल्ड ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. That is called as what? Trend projection method. Actually, what are we doing here? You know, on the basis of the past data. जैसे मान लो कि मुझे प्रेडिक्ट करना है मेरा फ्यूचर सेल कितना होने वाला है, तो सेम वाटर प्यूरिफायर इंडस्ट्री का दूसरा भी तो इंडस्ट्री होगा जो ये बेचता है. मैं देखूंगी पास्ट में उस कंपनी का कितना सेल हुआ था. सो ऑन द बेसिस ऑफ दोस पास्ट डेटा मैं कुछ ट्रेंड रिलेशन वगैरह एनालाइज करूंगी, मैं अपने कंपनी में उसको पुट करूंगी और मैं फोरकास्ट करूंगी कि हाँ मेरा फ्यूचर में सेल कितना होने वाला है. सो लुकिंग एट द पास्ट डेटा आई एम ट्राइंग टू प्रेडिक्ट माई फ्यूचर. मेरा पास्ट ईयर में कितना सेल्स हुआ था उसमें ट्रेंड वगैरह मैं जोड़ूंगी. हो सकता है ना ग्रोथ वगैरह होता है, इन्फ्लेशन वगैरह होता है, या फिर कुछ और यू नो एबनॉर्मल केसेस आया, कोरोना वगैरह के कारण सेल्स गिर गया है, तो सब ट्रेंड वगैरह एडजस्ट करके मैं फ्यूचर सेल्स को क्या करने वाली हूँ? फोरकास्ट. सो दिस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड जहां क्या लगने वाला है? स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला. क्या बोलते हैं इसको बताओ? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. वेयर द ट्रेंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? किसको एनालाइज कर रहे हो? पास्ट डेटा. किसको प्रेडिक्ट करने के लिए? फ्यूचर. तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ऑल्सो कॉल्ड एज विच मेथड? टाइम सीरीज. ऑल्सो कॉल्ड एज विच मेथड? टाइम सीरीज. कोई दिक्कत? इसके अलावा एक और स्टैटिस्टिकल मेथड. हैव यू हर्ड अबाउट मूविंग एवरेज मेथड? कभी सुना तो होगा, किया नहीं है क्या? सुना तो होगा स्टैट्स में. हैव यू हर्ड अबाउट मूविंग एवरेज मेथड? तो नेक्स्ट क्या है मेरा, मेरे को बताओ? मूविंग एवरेज मेथड, जहां पे हम लोग अगेन पास्ट ईयर के जो सेल्स डेटा है उसका मूविंग एवरेज निकालकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं. बट द गुड न्यूज इज कि ये हम लोग को प्रैक्टिकली नहीं पढ़ना है, खाली हम लोग को थ्योरी में बस पढ़ना है. इसका नाम मूविंग एवरेज मेथड. लेकिन ये हमारा सिलेबस में जिसके ऊपर से सम्स आते हैं 6 से 8 मार्क्स के. विच मेथड? टेल मी. ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. एंड द लास्ट मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज मार्केट टेस्ट मेथड. क्या बोला मैंने? मार्केट टेस्ट मेथड. नाउ व्हाट इज दिस मार्केट टेस्ट मेथड? अब यहाँ पे भी नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर है सैंपल सर्वे के. यहाँ हम लोग एक एक मार्केट को सिलेक्ट करते हैं, उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट का क्या करवा रहे हैं? टेस्टिंग. टेस्टिंग इन द सेंस अगेन क्या? फीडबैक वगैरह ले रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया मेरा प्रोडक्ट कितना बिकने वाला है. सो वी हैव सेगमेंटेड द मार्केट एंड इन ईच एवरी मार्केट वी आर ट्राइंग आवर new products which we are wanting to launch, and on the basis of the feedback we are trying to estimate our future demand for the product or the service. Clear है? So these are the 7 methods in demand forecasting. long question के लिए आता है 8 to 10 marks. learn हुआ? बोलो. नंबर 1 क्या बोला? सबसे पहले स्टार्ट करो. सेल किसको करते हैं? डिमांड किसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो? कस्टमर. तो सबसे पहले किसको पूछो जाके? कस्टमर. कस्टमर को मतलब क्या डायरेक्टली खाली कस्टमर लिख के आओगे? 0 मिलेगा. पूरा लिखना होगा एग्जैक्टली जो जैसा यहां लिखा है. क्या बोला? नंबर 1 सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड. व्हेन यू आर आस्किंग ईच एंड एवरी कस्टमर, कंप्लीट एनुमरेशन मेथड. सैंपल कलेक्ट करके पूछ रहे हो, सैंपल सर्वे मेथड. और उसके बाद क्या बोला? इनपुट का टेस्टिंग करवा रहे हो तो एंड यूज मेथड. rather than asking the customer, you are directly asking the salesman because they are in a better close relation with the customer. They know about the taste and preference of their customer. So rather than asking the customer, you are bringing a panel of salesmen and taking their collective opinion. So the method is also called as collective opinion method or salesman method. Next, experts opinion method, also known as Delphi technique, where a panel of expert is being appointed from different fields and then the meeting is being convened. ठीक है? और यहाँ पे अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है, मैंने क्या बोला, कौन कौन हो सकते हैं? कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई एमबीए, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है. ठीक है? इट इज ऑल्सो नोन एज विच टेक्निक? डेल्फी टेक्निक, डिस्कवर्ड बाय ओलाफ हेल्मर इन कंट्री यूएसए. नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड. इतना पैसा नहीं है मेरे पास, बड़े बड़े लोग को बुलाएं. हमारे अंदर क्या कम बड़े लोग हैं क्या? उन लोग को ही बुला लो. सो डिपार्टमेंटल हेड्स, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट का हेड को बुलाकर मीटिंग किया, विच इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड. ठीक है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर 2 है, एक मूविंग एवरेज है, एक टाइम सीरीज. टाइम सीरीज को और एक नाम क्या है? ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, जिसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिकली सम्स करेंगे. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? मार्केट टेस्ट मेथड. ठीक है? जहां एक एक मार्केट को क्या कर रहे, टारगेट करके वहां अपना प्रोडक्ट का टेस्टिंग करवा रहे. प्लीज राइट डाउन मेथड्स और लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, 8 to 10 मार्क्स आया हुआ है एग्जाम्स में. राइट डाउन. मैंने बोला ट्रेंड प्रोजेक्शन हम लोग करेंगे, इसके ऊपर सम्स जो है ना वो कौन से मेथड से है? ट्रेंड. टाइम सीरीज का सम्स है, लेकिन मूविंग एवरेज का सम सिलेबस में नहीं है.
प्लीज राइट इट डाउन. नंबर 1, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन मेथड. इसके अंदर क्या लिखे? कंप्लीट एनुमरेशन मेथड. जब आप क्या कर रहे हो, 100% कवरेज कर रहे हो एक एक कस्टमर्स का, है ना. सैंपल सर्वे में क्या कर रहे हो? रैंडम सर्वे कर रहे हो ना. एंड यूज में इनपुट का टेस्टिंग. मयंक पूछ रहा था ना, एंड यूज मतलब क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ पे फिनिश गुड्स का टेस्टिंग नहीं करवा रहे, इंग्रेडिएंट्स का. जैसे मान लो मुझे एक चॉकलेट बनाना है, चॉकलेट के अंदर कोको पाउडर लगता है, मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ कोको पाउडर टेस्ट करके बताओ ये चॉकलेट आप खरीदोगे कि नहीं. सो रादर देन गेटिंग द आउटपुट टेस्टेड, वी आर डूइंग द टेस्टिंग ऑफ द इनपुट. दैट इज कॉल्ड एज एंड यूज मेथड. ओके मयंक, आई होप वी आर थ्रू विद दिस. लिखा सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, और वहां पे एक पॉइंट और ऐड कर देना. खाली आप बायर से अगर पूछोगे ना तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है. इट इज सुटेबल फॉर विच मेथड? शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग. तो वहां ब्रैकेट में लिख लेना सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग. सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन के ब्रैकेट में लिख लेना. नेक्स्ट, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड. डैश देके लिखना सेल्समैन ओपिनियन मेथड. ऑब्लिक इसको और एक नाम है सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट मेथड. एक ही बात हुआ ना. कॉम्पोजिट क्यों बोल रहा है? एक संग सारे सेल्समैन टुगेदर. कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, सेल्समैन ऑब्लिक सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट मेथड. पॉइंट नंबर 3, एक्सपर्ट्स ओपिनियन और डेल्फी टेक्निक. डेल्फी टेक्निक. लिख लिया यहां तक? इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट. इट वाज डिस्कवर्ड वेयर? इन यूएसए बाय ओलाफ हेल्मर. ये जो मैंने पॉइंट बोला ये एक्स्ट्रा है, आपके मैथ में भी नहीं है, बट इफ यू राइट यू गेट अ गुड मार्क्स. ये जो एक्स्ट्रा रेड पेन से जो मैंने मार्क किया. ओके याद हो तो ठीक है, लेकिन गलत नाम मत लिख देना. ओलाफ हेल्मर की जगह कुछ लिख दिया, हेलमेट लिख दिया. अरे एग्जाम में प्रेशर इतना हाई रहता है ना, कुछ भी लिख कर आ जाते हैं. नहीं याद रहा तो ठीक से. थर्ड पॉइंट डन. राइट ऑन द फोर्थ पॉइंट. एग्जीक्यूटिव जजमेंट में क्या लिखोगे? किसको बुला रहे हो? हेड्स ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट. अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट का हेड को ना. बोलो क्या हुआ, क्या पूछना है? यू कैन आस्क मी. टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम. डेल्फी टेक्निक. DELPHI, डेल्फी टेक्निक. टेक्निक TCHNIQUE, टेक्निक. ओके नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड. जहां किसको बुला रहे? हेड्स ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट. हेड्स ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट. सिक्स, मूविंग एवरेज मेथड. फिफ्थ, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड ब्रैकेट में क्या लिखा आपने? टाइम सीरीज. then the moving average, and the last one market test method. कॉपी अच्छे से मेंटेन करना, मैं बता रही हूं बार बार. और जिन लोग नहीं लिख रहे हैं उन लोग के लिए फिर बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में जाकर. मूविंग एवरेज मेथड कट इसलिए किया, बोले ऐसे प्रैक्टिकल सम्स नहीं आएगा एग्जाम में, वो सिलेबस में नहीं है. प्रैक्टिकल किससे आएगा? जिसके पास टिक किया है ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड. ओके हम लोग फोरकास्टिंग मूविंग एवरेज से भी कर सकते हैं ना. इट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, बट मूविंग एवरेज इज नॉट इन आवर सिलेबस.
एग्जाम में ये नहीं लिख कर आना, इट इज नॉट इन आवर सिलेबस। मेथड्स तो सारे ही पढ़ोगे ना, सम्स किसके ऊपर आएगा, ट्रेंड प्रोजेक्शन, जो अभी मैंने नहीं पढ़ा है। क्लियर है, यहां तक लिख लिया, मार्केट टेस्ट मेथड लिखा, बोला ना मूविंग एवरेज निकालते, 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 5 इयर्स मूविंग एवरेज, 4 इयर्स मूविंग एवरेज, ठीक है। पास्ट ईयर का डेटा दिया हुआ रहता है, 3 साल का एवरेज, 4 साल का एवरेज, ऐसे करके निकालते हैं। बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू लर्न ना, व्हाई यू आस्किंग मी द मेथड, नहीं है ना हमारे सिलेबस में, क्यों लर्न करना है, ठीक है, जो है वो करेंगे। यहां तक लिख लिया, लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हुआ अभी तक, 3। डेफिनेशन, टाइप्स, मेथड्स, 4th टाइप लिखो, ये भी 4th टाइप नहीं, 4th क्वेश्चन हेडिंग लिखो। व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड। क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड, राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, आप जो भी फोरकास्टिंग कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, मैंने बोला वैसे तो अनसर्टेनिटी रहता है, बट आप कोशिश करोगे ना कि एक्यूरेसी हमारा हो जाए, ठीक है। और आप जो भी फोरकास्टिंग करोगे उस मेथड से करना चाहोगे ना जो इकोनॉमिकल रहे, क्योंकि इसमें टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इकोनॉमिकल भी रहे और यूटिलिटी भी मिले इससे। नहीं तो क्या फायदा फोरकास्टिंग का, कोई फायदा ही नहीं और इंपॉर्टेंस ही नहीं। तो यूटिलिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, टाइम सेव होना चाहिए आपका। तो कौन सा मेथड करना चाहिए, वो मेथड जिससे आपको एक्यूरेसी मिल रहा है, मतलब एक्यूरेसी मींस व्हाट, क्लोज टू क्लोज करेक्ट फिगर आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत डेविएशन, टाइमलीनेस हो रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, इकोनॉमिकल हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये सब मेरा क्या हो गया, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड। लिखो पॉइंट नंबर 1, इट शुड बी क्या, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब क्या, पैसे के टर्म्स में, ठीक है। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब क्या हो गया, कॉस्ट के टर्म्स में क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल। कहीं ऐसा तो नहीं है फोरकास्टिंग करो, एक पान वाला क्या कर रहा है, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड लगा रहा है ये फोरकास्ट करने के लिए कि उसका कितना पान बिकेगा। अब समझ में आ रहा है आपको, बेनिफिट से ज्यादा तो उसका खर्चा लग जाएगा। मान लो वो एक्यूरेट करेक्ट भी कर लिया, करेक्ट फोरकास्टिंग भी कर लिया, 100 पान बिकेगा एक दिन में, लेकिन जितना उसका कॉस्ट लगा, विल इट एवर बी मैचिंग विद द बेनिफिट्स व्हिच ही इज गोइंग टू रीप from this method? So it has to be economical na, so you have to check the cost benefit analysis. Being a costing student we always do this na, calculate करो आप cost benefit analysis, so it should be economical. economical bracket में यानी cost क्या होना चाहिए, कम से कम, cost benefit analysis करके करो, लिखो ब्रैकेट में cost benefit analysis should be done. economical मतलब क्या, कि वो मेथड लगाओ जिसमें क्या हो रहा है, बेनिफिट आ रहा है more than cost, not cost more than benefit. तो you have to write here about what, cost बेनिफिट एनालिसिस। फिर लिखो एक्यूरेसी। फिर आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला अनसर्टेनिटी रहता है, कम से कम अनसर्टेनिटी रहे ना, क्लोजनेस रहे एकदम फिगर्स में, एक्यूरेसी, ठीक है। एक बात बताओ, फोरकास्टिंग मेथड लगा रहे हो, जैसे ये बोला कि टाइम सीरीज करेंगे, बट अभी तक मैंने पढ़ाया ही नहीं है, कर लोगे क्या फोरकास्ट? तो ऐसा मेथड लगाओ जो आपको समझ में आए, सिंपल रहे, सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंप्लिसिटी। लिखो नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी, simplicity should be there, simple to understand, bracket में लिखो, it means simple to understand, simple to understand, write down, simple to understand. Next point, availability, availability, what is availability? फोरकास्टिंग कैसे करो, डेटा के बेस में, वो हम ना आज मूविंग एवरेज करेंगे। अरे तो मूविंग एवरेज कैसे करेगा, अगर पास्ट ईयर का डेटा नहीं है, तो डेटा अवेलेबल होगा तभी तो तुम मूविंग एवरेज मेथड कर सकते हो। सो अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा शुड बी देयर, अदरवाइज यू कैन नॉट डू ना। तो लिखो अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, लिखा अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा, ब्रैकेट में लिख लो अवेलेबिलिटी क्या चीज का होना जरूरी है, डेटा का, जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, फोरकास्टिंग, है ना। यूटिलिटी बोला था, यूटिलिटी, यूटिलिटी लिखो, यूटिलिटी, लास्ट वाला सारा जो पॉइंट्स है, यूटिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि फोरकास्टिंग जो आप कर रहे हो कंडीशंस चेंज होते जा रहे हैं, कंडीशंस चेंज होगा तो आपका फोरकास्टिंग भी क्या करते रहना पड़ेगा, रिवाइज, समझ में आ रहा है। सो द कंडीशन शुड रिमेन व्हाट, स्टैटिक, देन ओनली फोरकास्टिंग कैन बी डन। अगर मार्केट कंडीशन ऐसा है हर दूसरा दिन में चेंज हो रहा है
तो फोरकास्टिंग का फायदा क्या हुआ? फोरकास्टिंग भी आपका क्या हो जाएगा? चेंज ना। समझ में आ रहा है? सो इट कैन ओनली बी डन व्हेन द कंडीशंस आर व्हाट? स्टेबल। तो स्टेबिलिटी। लास्ट वाला सारा पॉइंट्स क्या था? ITY, अवेलेबिलिटी, यूटिलिटी, स्टेबिलिटी। स्टार्टिंग में इकोनॉमिकल, एक्यूरेसी और सिंपल। अब इसके बाद इसमें लिख लो 3 to 4 मार्क्स का आता है ये। हो गया लर्न यहां तक? कोई दिक्कत है? अब एक थ्योरी और जो बचा है वो भी आज हम लोग करके नक्की करेंगे, बहुत इजी है। स्टेप्स इन फोरकास्टिंग। कैसे करेंगे फोरकास्टिंग? आप मेरे को बताओ ना, ऐसे ही बताओ बिना पढ़े, कैसे करना चाहिए? पहले आप ये तो बोलो आप क्या चीज के लिए कर रहे हो मैम? आपने बोला फोरकास्टिंग करो, किसका फोरकास्टिंग? क्या चीज का? डिमांड देखना है कि मेरे को मार्केट का कंडीशन देखना है, कॉम्पिटिटर का देखना है कितना सेल हो रहा है, क्या करना क्या है? डू आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द सेल्स? डू आई वॉन्ट टू प्रेडिक्ट द कस्टमर्स डिमांड? क्या मुझे मार्केट का ट्रेंड देखना है, इसीलिए मैं कर रही हूं? क्यों कर रही हूं? व्हाट इज द पर्पस? ऑब्जेक्टिव क्या है? चलो ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि मुझे कस्टमर्स का डिमांड एंटिसिपेट करना है, मुझे अपना फ्यूचर सेल्स चाहिए। मेथड कौन सा लगाओगे वो भी तो देखो, इतना सारा मेथड्स मैंने पढ़ाया है। अच्छा जो फोरकास्टिंग कर रहे हो ना, कौन से टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो? फोरकास्टिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप। सो आर यू डूइंग इट फॉर अ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मिडल टर्म? तो पहला मैंने क्या बोला? डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, व्हाई आर यू डूइंग इट। दूसरा मैंने क्या बोला? अरे मेथड, सिलेक्ट द मेथड। तीसरा मैंने क्या बोला? सिलेक्ट द टाइम होराइजन। चलो सब कर लिया डिसाइड। फोरकास्टिंग करने के लिए डेटा चाहिए। आपने बोला ना मेथड में मूविंग एवरेज करूंगा, मैं ट्रेंड प्रोजेक्शन करूंगा, तो उसके लिए मैंने क्या बोला? पास्ट ईयर का डेटा। तो डेटा इकट्ठा किया है क्या? डिड यू गैदर द डेटा? अब डेटा को गैदर करने का 2 सोर्स है फर्दर। हाउ कैन यू गैदर द डेटा? इंटरनल, एक्सटर्नल सोर्स। प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स। व्हाट इज इंटरनल सोर्स? कंपनी का खुद का बैलेंस शीट पास्ट ईयर का निकाल कर चेक कर रहे हो, कंपनी का खुद का PL स्टेटमेंट चेक कर रहे हो लास्ट ईयर का, खुद का डेटा इंटरनल सोर्सेस से निकाल रहे हो, तो वो क्या हो गया मेरा? इंटरनल डेटा सोर्स। और एक्सटर्नल क्या हो गया? जब मार्केट से तुम क्या कर रहे हो? रिपोर्ट्स वगैरह, कितना बार न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिश नहीं करता बहुत सारा चीज, डेटा वगैरह, उसके बेसिस पे तुम क्या कर रहे हो? प्रेडिक्शन कर रहे हो। या कोई मान लो कोई दूसरा, तुम्हारा पहला ही बिजनेस है, तो पास्ट ईयर का डेटा होगा क्या? तो तुम क्या करोगे? अपना सिमिलर नेचर्ड बिजनेस का डेटा गैदर करोगे। तो उसका डेटा कैसे गैदर करोगे? एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स हो गया ना वो। तो समझ में आया? उसका वेबसाइट में जाओगे, रिकॉर्ड्स वगैरह देखोगे, पब्लिश करोगे, प्रिंट करोगे, तो दैट इज कॉल्ड एज गैदरिंग ऑफ डेटा। वंस द डेटा हैज बीन गैदर्ड, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू? एनालिसिस। खत्म। लिख लोगे? 5 मार्क्स का आता है। लिखो स्टेप्स इन फोरकास्टिंग, राइट डाउन। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग, राइट डाउन। पॉइंट नंबर 1, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग। आर वी थ्रू विद दिस? लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चे क्लियर है सब? लिखो पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पहला पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोरकास्टिंग। लिखो ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल क्या लिखोगे? क्यों कर रहे हो बताओ ना? टू एस्टिमेट, हाँ, टू एस्टिमेट कस्टमर्स डिमांड। लिखो क्यों कर रहे हो? टू एस्टिमेट कस्टमर्स डिमांड, कोई ट्रेंड वगैरह स्टडी करने के लिए, टू स्टडी एनी ट्रेंड, टू एस्टिमेट कस्टमर्स डिमांड, या कोई कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटेजी एनालाइज करने के लिए कर रहे हो। इट कैन बी एनीथिंग। फिर क्या लिखोगे बोलो? सिलेक्ट द पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग। अब अंदर का अपने आप से नहीं लिख लोगे। पीरियड में क्या? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, किसी लिए पीरियड ऑफ फोरकास्टिंग। फिर सिलेक्ट द मेथड। मेथड मतलब समझ गए ना? लिख लोगे? इतना सारा मेथड तो भी किया, 7 मेथड किया है। फिर लास्ट पॉइंट क्या? गैदरिंग ऑफ द डेटा। गैदरिंग ऑफ द डेटा, गैदरिंग ऑफ द डेटा और इंफॉर्मेशन। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों गैदर कर रहे हो? फॉर फोरकास्टिंग। गैदरिंग इंफॉर्मेशन फॉर क्या? फोरकास्टिंग। इसका 2 सोर्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या हो गया? इंटरनल ना। प्राइमरी क्या कर रहे हो? इंटरनल रिकॉर्ड से डेटा गैदर कर रहे हो। और सेकेंडरी में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल रिकॉर्ड से। प्राइमरी ब्रैकेट में इंटरनल, कंपनी का खुद का इंटरनल रिकॉर्ड से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, और सेकेंडरी में आप
एक्सटर्नल रिकॉर्ड से डेटा गैदर कर रहे हो, लाइक फ्रॉम एनी मैगजीन्स और एनी न्यूज़पेपर और एनी एजेंसी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, मेक द फोरकास्टिंग, मेक द फोरकास्टिंग, मेक द फोरकास्टिंग, मेक द फोरकास्टिंग। ऑल राइट, क्लियर है, लर्न हो गया, बताओ यहां तक, पढ़ लो एक बार स्टेप्स, डन। इसके ऊपर भी लिख लो 4 to 5 मार्क्स का, वेट, 4 to 5 मार्क्स। पॉइंट 1 का फ्री एग्जाम्पल क्या बोले थे? अच्छा, ऑब्जेक्टिव मतलब मैंने बोला था ना कि आप क्यों कर रहे हो, टू डिटरमाइन द सेल्स, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, ये और एक क्या बोला था, ट्रेंड इन द मार्केट, मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यू आर डूइंग द फोरकास्टिंग। बताओ क्लियर है कि नहीं, यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 5 था, गेस ये, इजंट इट? कितना क्वेश्चंस किया आज हम लोगों ने, बताओ? 5। सबसे पहले क्या पढ़ा? डिफाइन फोरकास्टिंग, फिर क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, फिर क्या पढ़ा? मेथड्स, फिर उसके बाद हाउ, कैसे कर सकते हैं, और एक क्या पढ़ा? क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग सिस्टम। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? एक बार देख लो अच्छे से। गैदरिंग इंफॉर्मेशन समझ में आ गया? हम लोग क्या करें, फोरकास्ट करने के लिए पास्ट ईयर का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब अपने कंपनी का इंटरनल रिकॉर्ड से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी। और जब क्या कर रहे हैं हम लोग, बताओ? एक्सटर्नल, कोई मैगजीन वगैरह में जाकर देख रहे हैं, या कोई मीडिया से कोई डेटा पब्लिश किया है वो ले रहे हैं, या कोई मैगजीन वगैरह में जाकर देख रहे हैं, तो ये आपका एक खुद का एक्सेस नहीं है ना इस रिकॉर्ड पे, दे आर बीइंग एक्सटर्नली पब्लिश। तो ज्यादा रिलायबल हमेशा कौन होता है? प्राइमरी, बिकॉज समटाइम्स एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स आर फिल्ड विथ र्यूमर्स एज वेल, ठीक है। Yes, you can ask Chetna. What is your doubt? Sorry, Chetan. Yes, you can say that, Karthik. बोला है अभी, देखो आ रहा है, कर देगा, डोंट वरी। नहीं, हाँ, मेरे को लगा ये प्रोजेक्टर का रिमोट, नहीं, हर बार यहाँ प्रोजेक्टर का ही रिमोट रहता है, इट्स नॉट वर्किंग। हो गया? यस, तुम चेतन चैट बॉक्स में लिखो ना अपना क्वेरी, ठीक है, जो भी क्वेरी है चैट बॉक्स में लिखो। स्टेबिलिटी पॉइंट का मतलब बताओ, फोरकास्टिंग में एक बच्चा पूछ रहा है, व्हाट इज स्टेबिलिटी? हाँ, मार्केट कंडीशंस अगर अनस्टेबल है तो आप फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है जब भी आप फोरकास्टिंग करते हो यू हैव टू कंसिडर द माइक्रो कंडीशन, द मैक्रो कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब कुछ कंसिडर करके फोरकास्टिंग करते हैं ना। तो अगर वही चेंज हो गए तो आपका फोरकास्टिंग क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा ना। सो दैट इज व्हाई कंडीशन शुड बी स्टेबल, स्टेबिलिटी शुड बी देयर, ओके? ऑलराइट ऋषि, क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? एब्सोल्युटली क्लियर, परफेक्टली क्लियर। चलो आज प्रैक्टिकल करवा दे आगे, टाइम है? 3:30 आई हैव नेक्स्ट क्लास टू टेक, ओके, नो वरीज। चलो थोड़ा सा स्टार्ट करवा देते हैं आज, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन कि क्या हमें करना है। थ्योरी पार्ट इज ओवर। थ्योरी पार्ट कैसा लगा? इजी था कि डिफिकल्ट था? बहुत इजी। क्या क्या डिस्कस किए? व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग, एक एक बार बोलते जाओ। व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग? मेथड क्या है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड of a product or a service for a future date of time. It is not a simple guesswork. It is subjected to certain degree of uncertainty. Planning, आपने ये लाइन लिखा था क्या? Forecasting is an essential essence of planning. लिख लेना बाद में घर पे, ठीक है? It is an essence of planning. और उसके बाद क्या बोला था? Planning also means peeping into the future. Okay? फिर इसके बाद मेरे को बताओ क्या डिस्कस किया? Methods. Methods नहीं, types. Types depends on what time horizon.
अगर यू आर फोरकास्टिंग ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट 5 to 6 years 10 years तो उसको क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग. फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 year तो उसको क्या बोलते हैं मिडल टर्म. और फिर उसके बाद बोला अप टू 3 to 6 months लेस देन 1 year तो क्या हो गया शॉर्ट टर्म. प्लानिंग फॉर फ्यूचर मैन पावर रिक्वायरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट long term forecasting. Research and development planning, long term forecasting. Workload on men and machinery, short term forecasting. Dividend policy planning, middle term. Working capital planning, short term forecasting. Very good. Capacity planning, middle term. Material requirement planning, long term. देखो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन पावर का प्लानिंग जब वहां कर रहे हो तो मटेरियल का नहीं करोगे. ट्रांसपोर्टेशन कहां था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह, शॉर्ट टर्म प्लानिंग. वेरी गुड, याद रहेगा ना. तो ये सब ये लोग ऐसे ही उठाकर एक एक तो कहीं से भी पूछ लेता है, तो हम लोग को भी एकदम उठा उठा के लर्न करना है सब, ताकि एग्जाम में गलती ना हो. नेक्स्ट मेरे को बताओ क्या डिस्कस किया था. मेथड्स. जब एक एक बायर को जा जाकर पूछ रहे हो, फीडबैक ले रहे हो. नंबर 1 सर्वे ऑफ बायर्स इंटेंशन, ठीक है, विच इज further divided into 3 types. Number 1 complete enumeration method. Number 2 sample survey method. Number 3 end use method. end use में क्या करें, इनपुट का टेस्टिंग. पॉसिबल नहीं है भाई कस्टमर को जा जाकर पूछे, कस्टमर वैसे भी उल्टा फुल्टा ही फीडबैक देते हैं, तो किससे पूछ लो, सेल्समैन. ठीक है, इसको और एक नाम क्या था, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, सेल्समैन कॉम्पोजिट मेथड, सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट मेथड. तीसरा पॉसिबल नहीं है सेल्समैन से पूछे, तो बड़े बड़े महारत लोग को बुला लो बाहर से, एक्सपर्ट्स ओपिनियन मेथड, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, डेल्फी टेक्निक, डिस्कवर्ड बाय ओलाफ हेल्मर. नेक्स्ट बताओ, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड. इन लोग का सैलरी हम लोग को नहीं पोसाएगा, तो हमारे अंदर क्या कम महारती लोग भर्ती है क्या, अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड को बुला लीजिए और मीटिंग इकट्ठा करिए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करिए, तब तक डिस्कशन करिए जब तक क्या नहीं हो जाए, कॉन्सेंसस एड आइडम. दोनों में बोल सकते हो, एक्सपर्ट में भी और इसमें भी. इसका नाम क्या बाय द वे, एग्जीक्यूटिव जजमेंट मेथड. फिर और एक क्या था, मार्केट टेस्ट मेथड. नॉन स्टैटिस्टिकल डिस्कस कर ले रहे. मार्केट टेस्ट में क्या करे थे, मार्केट का टेस्टिंग, बेसिकली सिमिलर टू रैंडम सैंपल सर्वे मेथड. और फिर उसके बाद क्या बोला मैंने, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड का और एक नाम क्या था, टाइम सीरीज, जहां पास्ट ईयर के डेटा में फ्यूचर का एनालिसिस करें. द लास्ट वन इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड एज मूविंग एवरेज मेथड, वे 3 years मूविंग एवरेज, 5 years मूविंग एवरेज, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं. फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा बताओ, क्राइटेरिया ऑफ अ गुड फोरकास्टिंग मेथड. इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी इकोनॉमिकल, इट शुड बी सिंपल, सिंप्लिसिटी, और क्या बोला, यूटिलिटी, अवेलेबिलिटी, स्टेबिलिटी. टीवाई 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 3 जगह. कितना पॉइंट्स है टोटल, 6 था क्या, डन. नेक्स्ट क्या पढ़ा, स्टेप्स. सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हो फोरकास्ट. दूसरा टाइम पीरियड, कितने समय के लिए. तीसरा मेथड. चौथा क्या बोला, हाँ. उसके बाद गैदरिंग किया डेटा 2 सोर्सेस से, क्या क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी. इंटरनल रिकॉर्ड्स क्या हो गया, प्राइमरी, एजेंसीज वगैरह, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स क्या हो गया, एक्सटर्नल. एंड फाइनली क्या किया, फाइनली क्या कर डाला, फोरकास्टिंग. क्लियर है, यहां तक पूरा हो गया अच्छे से. चलो आज के लिए मुझे लग रहा है यहीं तक रखना चाहिए, यहीं तक रखो आज के लिए. पूरा प्रैक्टिकल फ्रेश से पढ़ेंगे ना. नेक्स्ट हम लोग कब मिल रहे बताओ, हाँ वेडनेसडे. ओके चलो, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंजॉय योर डे. होमवर्क सुन लो, पूरा लर्न करके आना है, क्योंकि स्टार्टिंग का 5 से 10 मिनट क्या होता है, रैपिड फायर सेशन. रैपिड फायर सेशन जानते हो तो क्या होता है, मैं क्वेश्चंस फेंकूंगी, आप उसका आंसर्स मुझे रिटर्न करोगे, ठीक है, बिना पढ़े नहीं आओगे. चलो बाय. और लाइव फ्रॉम होम वाले बच्चों का भी होता है, तो वो कृपया करके ये ना सोचे कि उनका नहीं होगा. चलो बाय.